ओके सर, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम पे लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है वो तो देख लिए थे। फिर एग्रीकल्चर इनकम पे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे ना एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि एक सर्टेन अमाउंट तक ऐसे तो एग्रीकल्चर इनकम डिडक्शन है ना सर, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट है ना। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेप्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, याद है सर, कल लिखा था अब लोग। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, याद है? हेलो, है दादा। ओके। लेकिन कुछ सर्टेन रूल है, जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर से 5,000 से ज़्यादा इनकम कर रहे हो, दूसरा इनकम जो है मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम से अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब फॉर बिलो 60 ईयर्स दिस इज 2,50,000। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ओके चलो। तो जैसे कि अगर आपका इनकम 2,50,000, अगर आप बिलो 60 के हो तो, अगर आपका इनकम 60 से 3 लाख, अगर आपका एज 60 से 80 के बीच में हो तो, और अगर आपका एज 80 अबव हो तो फिर 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर किसी का भी इनकम अपने हिसाब से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है और उसका मतलब नॉन एग्री इनकम, एग्री इनकम अगर 5,000 क्रॉस करता है या और साथ में वो अगर एच है, इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, ओके, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, एक्सेप्ट कंपनी एंड फार्म, ओके, इनके केस में नहीं होता। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, मतलब उसमें टैक्स का कनेक्ट कैलकुलेशंस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम पे पर्शियली टैक्स लगता है। तो वो किस तरह से होता है या फिर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, जिस क्वेश्चंस का आंसर मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्राई करने के लिए। तो क्या किसी ने ट्राई किया और क्या जवाब आया? मैं से तो कराने वाला हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन अगर किसी ने ट्राई किया तो उसका क्या आंसर आया वो बता सकते हो, और अगर मैच करता है आंसर तो भी आप लोग बोल सकते हो। স্যার 54,080 টাকা এসছে। 54,080 चौथा का आया। रोशनी ने ट्राई किया, जियाउल और ज्योति या फिर किसी ने भी ट्राई किया? না দাদা করা হয়নি। ओके ठीक है चलो। अच्छा, स्क्रीन शेयर्ड है ना सबको? देखो तो। है दादा। ओके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मिस्टर एक्स गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली 3 लाख 3 लाख। इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,50,000। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन का भी अलग अलग हिसाब होते हैं, आप लोग जानते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। इसमें शॉर्ट टर्म इनकम है आपका 50,000 का। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 111A 2 लाख का। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 30,000 का। And dividend from foreign company is 40,000. Okay, calculate the tax liability of Mr. X has agriculture income of rupees 1,70,000। तो जब भी आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ दूसरा इनकम मतलब एग्री या नॉन एग्री का मिक्सड अप कैलकुलेशंस आपको पूछे ना, बात को समझिएगा थोड़ा इसका गहराई को। व्हेन देयर इज ए एग्री प्लस नॉन एग्री इनकम, अगर किसी का भी आ जाए तो उस पर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। वैसे तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का मैंने आप लोगों को कल एक ऑलरेडी एक नोट्स लिखाया था। मैं एक बार रिकैप्चुलेट करता हूँ, मतलब रिवाइज करवाता हूँ आपको। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये आपका जो चैप्टर चल रहा है आप लोगों को पता है ना, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब हम लोग वो सब इनकम के बारे में बात कर रहे हैं जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर है ना सर? हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम लोग वो इनकम के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता। क्लियर है ना? हेलो, यस सर। है दादा। नाउ इसी मुद्दे पे तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेप्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। However, agriculture income has to be aggregated with non-agriculture income for the determining the rate at which non-agriculture income would be subject to tax in case of individual, HUF, AOP, BOI, etc.
जहाँ पर एग्री इनकम एक्सीड्स कितना है 5000 पर एनम, नॉन एग्री इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मैं आपको अभी रिवाइज करवाया। स्टेप जो होता है सर स्टेप तो मैंने जो लिखा है आप उसी को फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पर भी जैसे सेम टू सेम है, टैक्स ऑन नॉन एग्री इनकम, टैक्स ऑन नॉन माइनस एग्री, ठीक है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 2 टैक्स ऑन एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, टोटल पेबल बाय द एसएससी। अच्छा, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है सर, सारचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए मैं मेनली ये स्टेप दिखाया, ये शायद मैंने नॉर्मल नोट्स में नहीं लिखाया। अगर सारचार्ज होगा तो सारचार्ज आएगा, रिबेट होगा तो रिबेट आएगा, और एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% का अप्लाई होगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मैंने जिस तरह से आपको क्लास में लिखाया नोट्स में, आप वो वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने जो नोट्स में लिखाया उसमें मैंने कुछ इस तरह से लिखाया, दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों ने कल ही नोट डाउन किया था। Look at this. Add agree income with net income. Step 2, calculate tax liability for step 1. Step 3, add agree income with basic exemption limit. Calculate tax liability for step 3. Step 5 में step 2 माइनस step 4, एंड फिर आ जाएगा आपका, अगर रिवेट वगैरह होगा तो रिवेट, और अगर साथ में कुछ सेस वगैरह लगेगा, सेस तो लगता ही है, तो सेस लगाना है। ठीक है, तो चलो सर, जिसने किया बहुत अच्छा, जिसने नहीं किया और अच्छा। ओके चलो सर क्या बात करते हो, और अच्छा। ज्योति ने किया था क्या? ज्योति कंप्लीट नहीं हुआ सर। क्यों कंप्लीट क्यों नहीं होता? कौन मना किया था कंप्लीट करने को? ओके देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फटाफट डाल दो। ज्योति हेल्प करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 3 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है? 1,50,000। वेरी गुड सर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना है? सर शॉर्ट टर्म में 50,000 और लॉन्ग टर्म का 2 लाख। शॉर्ट टर्म का 50,000 आ जाएगा ना, टैक्सेबल हो जाएगा ना, मतलब टोटल इनकम पे तो आ जाएगा। हाँ सर। और लॉन्ग टर्म 111A जो है, ये क्या करेंगे 2 लाख को? एग्जेम्प्ट। तो इसको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म 111A आपको पहले 2 लाख लिखना चाहिए, फिर वहाँ से आपको ऐसे करना चाहिए, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38, again you should write down the 2 lakh and this amount should be nil. ओके मतलब आपको शो करना तो होगा, ठीक है, आपको दिखाना तो होगा इसको। अगर कोई फॉर्मेट के हिसाब से भी करना चाहे तो उसको बता दो, जस्ट राइट डाउन द पर्टिकुलर, ओके पर्टिकुलर, और यहाँ पर आप लगा दो 2 अमाउंट का कॉलम भी कर सकते हो, ठीक है, 2 अमाउंट का कॉलम भी कर सकते हो। 2 अमाउंट इसलिए, वो एक अमाउंट तो आपका आ जाएगा आउटर साइड में, और इस तरह का कुछ भी अमाउंट है तो उसको भी आप दूसरा वाला कॉलम में पुट कर सकते हो। तो लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 2 लाख का, ठीक है, तो ये हो गया नील। ठीक है सर, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन में और तो कुछ नहीं है। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स में अगर बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, बैंक इंटरेस्ट। ओके क्या करें, बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल है कि नहीं है? यस सर, बैंक इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी क्या करेंगे सर? टैक्सेबल হবে सर। वेरी गुड सर, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल। अगर इंडियन कंपनी होता तो फिर इन्वेस्टर्स के हाथ पे वो एग्जेम्प्टेड होता, बट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो एकदम फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, और कुछ बाकी है क्या? जितना सारा था सब कुछ दे दिए, पुट कर दिए, सारा का सारा पुट हो गया, और कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो क्या करेंगे सर, इसको टोटल मारो, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो। बोल तो आता जीटीआई कितना आएगा? 5,70,000। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 5,70,000 आया ना ज्योति?
यहाँ से क्या करना चाहिए सर, डिडक्शन जीटीआई के बाद आपको क्या करना होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है, जियाउल क्लियर हो रहा है ना जियाउल? हाँ सर। सर हमारे इस एग्जाम्पल में 80C से 80U का कुछ है क्या? 80C से 80 हाँ सर। कोई information, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शो तो करना होगा पर नील लिखेंगे। एंड नेट इनकम क्या लिखेंगे सर? 5,70,000। थैंक यू सर। और तो कुछ यहाँ पर है नहीं, सिंप्लीफाई करके रखें बिकॉज एग्री इनकम इज द मेन पर्पस यहाँ पर, इसलिए बाकी ज़्यादा झंझट को थोड़ा सा हटा के ही रखा गया है। अब सवाल है सर कि रूल ऑफ पर्शियल इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपका इस तरह का कैलकुलेशन हो जाए नेट इनकम का, फिर आपके मन में कुछ सवाल आएगा एग्री इनकम के लिए। तो एग्री इनकम कैलकुलेशन मतलब एक्चुअली बेसिकली रूल ऑफ पर्शियल इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रूल ऑफ पर्शियल इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसएससी जो है वो कौन है। एसएससी आपके यहाँ पर एसएससी कौन है सर? इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या एओपी है या पीओ है? इंडिविजुअल है, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली ये फुलफिल कर रहा है। नेट इनकम जो है क्या बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है सर? है दादा। नेट इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर नेट इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, इंडिविजुअल जो है वो एसएससी जो है इंडिविजुअल है। अच्छा ये दोनों चीज़ तो आपको चाहिए था, और एग्री इनकम तो 5,000 से ज़्यादा है ही, है ना, वो तो क्वेश्चंस में ही बता के रखा है। नाउ अभी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ, कैसे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपको स्टेप फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको कॉपी में लिखा के रखा, नो इशू। स्टेप 1 क्या करेंगे सर? ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम, है ना? तो बताओगे एग्री इनकम विथ नेट इनकम क्या हो जाएगा? 7,40,000। 1,70,000 प्लस 5,70,000 ना, तो हो जाता है आपका 7,40,000। थैंक यू सर। नाउ कैलकुलेट स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना है ये जो अमाउंट है इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1, ओके, टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1। अब टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1 में आपको इसका कैलकुलेशंस करना है। करोगे क्या? मुंह में ही हो जाएगा सर, मतलब भाई वर्ड ऑफ माउथ ही आप कर सकते हो एकदम मुंह में आराम से। अप टू 2,50,000 नील, यही मान के चल रहे हैं कि ये बिलो 60 है। अप टू 2,50,000 नील, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक कितना है सर? 5%। तो 2,50,000 से 5 लाख 5%, दैट मीन्स 12,500। मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। है दादा। 2,50,000 का अगर टोटल 2.5 लाख से 5 लाख जाना है तो 5 लाख से 2.5 लाख को हटाओ, ठीक है। तो हटाने से क्या हो जाएगा? ये सब पहले आप लोग करके आए हो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रिविलेज तो है। तो 12,500 एंड 5 लाख टू 7,40,000, इसमें मतलब 2,40,000 का डिफरेंस है। 5 लाख से 7,40,000 का डिफरेंस कितना है? 60,500। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दे, ठीक है, मैं देखता हूँ उसको करके जाने दो। जस्ट टेल मी कि 2,40,000 का 20% कितना हो रहा है? 48,000। 48,000, ओके। ये क्लियर है ना ये हिसाब सबको? हाँ सर। ओके
तो कितना कितना बोला रोशनी? 48,000 प्लस 12,500 कितना हो रहा है? 60,500. 60,500. वेरी गुड सर. नाउ स्टेप 3. स्टेप 3 के लिए क्या करना है सर? ऐड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ऐड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. अब एग्री इनकम तो उसका 1,70,000 है ही. इसके साथ बेसिक लिमिट कितना है? 2,50,000 है ना? तो टोटल कितना हो जाता है? 4,20,000. 4,20,000. अब इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो कितना हो जाता है? 4,20,000 सर का 8,500. नील प्लस ओके देख लेता हूँ. 12,500 तो आएगा नहीं? आएगा ना? 12,500 नहीं आएगा बिकॉज 2.5 लाख से 5 लाख का गैप होता है. हमारे यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि 4,20,000 मतलब 2,50,000 को लेस करना है एक्चुअली. तो नॉर्मल हिसाब आपका हो जाएगा 4,20,000 माइनस 2,50,000. कितने का डिफरेंस है? इस पे आपका लग जाएगा 5%. कितना बोलोगे कोई? 4,20,000 से 2,50,000 लेस करने से सर 1,70,000. 4,20,000 ओके माइनस 2,50,000 1,70,000. इस पे 5% ना? नहीं लिया. 8,500 ही बोला था. हाँ सर. हाँ सर. 8,500. ओके ये कितना हो गया? 8,500 ही होगा ना? नहीं दिस अमाउंट कितना हाँ हुआ? सर 8,500 सर. नहीं दिस अमाउंट 4,20,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5%. हाँ 8,500. हाँ ठीक है 8,500. ओके तो नील प्लस 8,500. तो योर टैक्स लायबिलिटी इज 8,500. ये रफ में मैंने बस बताया. ठीक है इसको तो इग्नोर कर सकते हो. अच्छा ये कुछ नहीं है एक्चुअली. ये तो बस कैलकुलेशंस के लिए. ओके तो ये हो गया. अच्छा और क्या होगा? स्टेप 4 में क्या करना है सर? Step 2 minus step 4. स्टेप 2 में जो अमाउंट आया था वहाँ से आपको स्टेप 2 माइनस स्टेप দাদা এটা স্টেপ 4 স্যার. 5 হবে. আপনি স্যার একটা গ্যাপ করে গেছেন, ওই একটা 3 এর মধ্যে দুটো করে দিয়েছেন. ऐसा क्या? হ্যাঁ স্যার, ওই ओ, 3 তে শুধু অ্যাডটা হবে আর ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা স্টেপ 4 এ হবে. अच्छा सॉरी यस वही मैं सोच रहा हूँ. मैंने कुछ स्टेप जंप कर लिया. एक्चुअली स्टेप मैंने कर लिया लेकिन स्टेप को स्किप कर दिया. दिस वन स्टेप 4 ये हो जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टेप 3. सही है ना? अब सही है. नाउ स्टेप 5 स्टेप 2 माइनस स्टेप 4. तो कितना हो जाएगा? 60,500. सही minus बोला क्या? 8,500. माइनस 8,500 500. कितना हो जाएगा? 2,000. कतो 52,000. 52,000. 60,500 माइनस 8,500 52,000. वेरी गुड सर. 52,000 ये हो गया इसका स्टेप 2 माइनस स्टेप 4. ठीक है अब ये जो 52,000 आया इसके ऊपर क्या लगेगा सर? স্যার এডুকেশন এন্ড হেলথ Health সেস. and education. Yes. एडुकेशन एंड हेल्थ सेस. ओके एडुकेशन एंड हेल्थ सेस. तो लगा दो इसके ऊपर एंड দাদা বল. অ্যানসারটা কি 54080? ताई हवे 4%. 52,000 का 4% करने से जितना होगा
4%, 2080, 52,000 प्लस 2080 यही आएगा ना, प्लस इक्वल्स टू, हाँ सॉरी सर। हाँ हाँ सर। सॉरी ये नहीं होगा, 2080 ऐड हो जाएगा बेसिकली, 2080 ऐड हो जाएगा। तो 2080 ऐड करने से आ जाता है 52,000, कितना बोला? 54,880। 54,080 रुपीज। 54? है दादा। यस सर। 52,000 का, ओ अच्छा सॉरी 52,000 प्लस 2080 ना, तो 54,080 यही है ना? हाँ यही है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें शेष तो नहीं लगने वाला था, सॉरी आपका क्या बोलते हैं उसको, शेष, इसका उल्टा क्या होता है, क्या बोलते हैं, सारचार्ज, सारचार्ज तो नहीं लगेगा इसमें, सारचार्ज नहीं लगने वाला है, और इसमें आपका ये क्या बोलते हैं, रिबेट भी नहीं लगने वाला, बिकॉज वो रिबेट तो 3.5 लाख तक का है, तो हमारा ये इसका तो एग्जाम मतलब बेसिक लिमिट तो करीब काफ़ी ज़्यादा है ना। हेलो, रिबेट कब लगता है सर? जब इनकम 3.5 लाख तक हो ना। हेलो, है। हाँ और सर। कितना इनकम रिबेट कितना लग सकता है मैक्सिमम? 12,500। वेरी गुड सर, 87A में मैक्सिमम 12,500। जगह अगर किसी का इनकम अप टू 3,50,000 तक हो तो ये एप्लीकेबल होता है बट हमारे इसमें ऐसा कोई जगह तो है नहीं। और सरचार्ज भी तो सर 50 लाख के ऊपर जाने से होता है, वो भी इस सम्स में नहीं है। दिस शुड बी योर आंसर, 50,000, 54,080। क्लियर है सर? किसका मैच हुआ? तथा का मैच हो गया पूरा? हाँ सर। ओके वेरी गुड दादा। ओके नेक्स्ट, चलो और एक सम्स करते हैं, और एक सम्स करते हैं। Mr. X gives the following information income under the head house property 2 लाख, कितना है? 2 लाख। ओके, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन ये भी है 2 लाख, मतलब 2 लैक्स। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन CG। ओके, CG में जैसे आप लोग जानते हो STCG, दैट मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस शुड बी 1 लाख। ओके यार, STCG 1 लाख, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिस इज 2 लाख, एंड ST111 शॉर्ट टर्म 111 इसका है आपका 1 लाख। ठीक है, अच्छा बस कैपिटल गेन में इतना इन्फॉर्मेशन ही है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, ठीक है, अदर सोर्स हेड में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी में भी ना FD वगैरह होता है, कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इसका अमाउंट है आपका 10,000, मतलब किसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया है, FD टाइप का किया है। ठीक है, ये कल के फिनांस की क्लास में भी मैं बता रहा था कि किस तरह से आप बॉन्ड भी परचेस कर सकते हो, सरकारी बॉन्ड, वैसे ही कंपनी FD होता है। कल जो लोग फिनांस की क्लास करते हो बता रहा था ना, आई थिंक रोशनी एंड ज्योति को पता होगा, वो लोग करते हैं फिनांस का क्लास। हाँ दादा। कल आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग बॉन्ड खरीद सकते हैं। यस सर। है। जैसे बॉन्ड होता है उसी तरह सा FD भी होता है। ठीक है, तो वो भी FD भी आप कंपनी का परचेस करके रख सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ, वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस तरह से। तो इंटरेस्ट ऑन FD हो गया आपका, कंपनी डिपॉजिट 10,000। और सर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये भी इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन units of UTI and म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, ये आपका 10,000। ओके, अच्छा इसके ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो सर, दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। ये तो बोला नहीं रहेगा, ये मैं बस आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में एग्जेम्प्टेड होता है, आपको बस जानकारी देने के लिए, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे तो ये कभी नहीं बोलेगा, इसका जानकारी आपको ही रखना पड़ेगा। मैं आज आपको जानकारी दूंगा सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन 10 के अंदर जो इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का पार्ट है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ बहुत सारा। ये तो एग्रीकल्चर इनकम पे थोड़ा डिटेल्स चर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बस और कुछ नहीं पूछा, आपको बोला गया है सर कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी व्हेन एग्री इनकम इज 2,20,000। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर यूनिट्स ऑफ यूटीआई, हाँ ये बोलो अदर बोलो। सोर्स, ये अदर सोर्स में है। कौन सा? हाँ यूनिट्स हाँ हाँ, ऑब्वियसली अदर सोर्स है। कैपिटल गेन जैसा लग रहा है, हाँ बोलो। कैपिटल गेन जैसा। नहीं नहीं, कैपिटल गेन नहीं है। मतलब वो इंटरेस्ट ऑन यूटीआई, वो हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, तो ये मुझे इन्वेस्टमेंट लगा किया था आपने, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड्स में या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स में, ठीक है, तो वहाँ से आपको 10,000 मिला है, ये तो आपका आधा सोर्स ही है। सर कैपिटल, हाँ बोलो। ये जो शॉर्ट टर्म 111A है ना, उसको क्या हम लोग जब ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जब सीखने के टाइम पे जैसे कैलकुलेट किया था वैसे करके ही करेगा, या डायरेक्टली उसका जो टैक्स रेट है वो लगा के एंड देन ऐड कर देगा? सर जैसे मतलब क्योंकि उसका टैक्स रेट अलग है ना, उसका टैक्स रेट अलग है ना, ST यस ट्रिपल सर। वन का, हाँ तो अगर उसका टैक्स रेट अलग है तो आपको उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, फिर बाद में ऐड करना पड़ेगा टोटल लाइबिलिटी में। लेकिन जब आप उसको हिसाब करो तो तब बाइफरकेशन से दिखाना पड़ेगा। पहले तो आप टोटल इनकम निकाल लो, सबसे बेस्ट क्या होता है, टोटल इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल इनकम में कोई बाइफरकेशन नहीं होता। अगर कोई इनकम टैक्सेबल है तो वो टोटल इनकम पे आ जाएगा, उसके बाद जिसका अलग रेट है वो अलग अलग रेट के हिसाब से आप वहाँ से मतलब जो भी अलग अलग बाइफरकेशन निकाल सकते हो आप निकाल लेना, बट फर्स्ट मतलब बिल्ड दी टोटल इनकम एरिया। ओके, तो इनकम अंडर दी हेड हमेशा इस तरह का याद रखना, जब भी आपको अलग रेट कुछ भी दिख जाए तो आप सबसे पहले तो टोटल इनकम कैलकुलेट कर दो। इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, इनकम अंडर दी हेड बीपी, ऐसे हम लोग यहाँ पर अभी हाउस प्रॉपर्टी बीपी को डायरेक्ट कर रहे हैं, बट जब हम लोग सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी बीपी का सम्स करेंगे ना, तब उसमें इसी में हम लोगों को वो जितना इसके अंदर का झोल है लोचा है उसी को समझना होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग का मेन प्रायोरिटी सेक्टर्स अलग है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और ऐसे ही होता है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे प्रायोरिटी रहेगा तो बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हल्का रखा जाता है। इनकम अंडर द हेड CG दैट मीन्स कैपिटल गेन, इसमें आपका शॉर्ट टर्म जो है दैट इज 1 लाख का टैक्सेबल तो है आपका, तो टोटल इनकम टैक्सेबल कर दो। LTCG दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल, इसको भी टोटल कर दो। ST 111A दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल, इसको भी आप टोटल में लगा दो। नेक्स्ट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दादा टोपुरটা দেখাও। इजी है तो देखने का क्या है। वाह, হ্যাঁ। कंपनी डिपॉजिट
क्या करेंगे, टोटल इनकम पे तो आ जाएगा ना सर 10,000। इंटरेस्ट ऑफ यूटीआई क्या करना चाहिए इसको, हाँ सर एग्जेम्प्ट है, एग्जाम्प्ट नील हो जाবে लेस हो। हाँ वेरी गुड सर, दिखाना चाहिए आपको एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। सो 10,000 शो करके 10,000 को हटाओ, मतलब इसके लिए आप एक इनर कॉलम मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर कट होना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अकाउंट्स में फॉर्मेट मेंटेन करने का ज़रूरत होता है, टैक्स में फॉर्मेट का ऐसा कोई बात नहीं है, बट आपका प्रेजेंटेशन इतना सुंदर हो ताकि अगला जो भी एग्जामिनर है वो देख के समझ जाए अच्छा बंदे को पता है और वो सही किया है। एक्चुअली टैक्स फाइलिंग जब স্যার करोगे ना, আমাদের তো প্রেজেন্টেশনে কোনো ব্যাপার নেই স্যার। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को तो बस कैलकुलेट करना है, ये बस आपको राफ में करना है। जिन लोगों को एमसीक्यू पैटर्न में पूछेगा, क्वेश्चंस रहेगा, दे जस्ट नीड टू डू इट इन रफ, ओके, और फिर क्वेश्चन का जवाब देना है। बट सर जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ओके, जो सीएस वाले हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है, सीएमए एंड सीए में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो करना ही पड़ता है, बट सीएस वाले जब प्रैक्टिस करेगा, टैक्स का बहुत काम है सीएस के लिए भी, कंपनी के बिहाफ में करो, अपने प्रैक्टिस के लिए करो, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंसर पता कर ले, आपको थोड़ा बहुत इसका जिस तरह से इसका कैलकुलेशन हो रहा है इसका भी पूरा का पूरा आदत होना चाहिए। अदरवाइज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कैसे बन पाओगे सर, आपको आदत तो होना चाहिए। वो अलग बात की इंस्टीट्यूट आजकल थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में एमसीक्यू ला रहा है, किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव ला रहा है, वो इंस्टीट्यूट ऐसे करता रहता है, कभी 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 इधर कभी उधर करता रहता है, लेकिन यू हैव टू नो दिस थिंग्स टोटली, ओके। तो नील, अच्छा लास्ट में क्या आ जाएगा सर, जीटीआई, ओके, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा सर टोटल करने से, 8,10,000। 8,10,000। थैंक यू सर, 8,10,000। तो जैसे ही आपका 8,10,000 का हिसाब आ गया, अब इससे आपको क्या करना चाहिए एज पर रूल, सिस्टम आपको क्या सिखाते हैं, सिस्टम आपको सिखाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन, जब आप लोग रिटर्न फाइलिंग सीखोगे ना, जैसे अभी सीएमए इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है बहुत लोगों का अभी नहीं चालू हुआ, तो फिर आगे चालू होगा। तो सीएमए वाले सीए भी कराते हैं, सीए का भी है, लेकिन सीए का वो भी चल रहा है, किसी किसी का अभी बाकी है। तो जब होगा जैसे कि जिसका जैसा है, सीएम इंस्टीट्यूट अभी पूरा एकदम भरपूर बहुत सारा कुछ लाया है, एसएपी ट्रेनिंग लाया, आईटी ट्रेनिंग लाया, मतलब ये रिटर्न फाइलिंग वगैरह, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है ये सब कॉन्सेप्ट का। नील, ओके, अभी इसमें भी कुछ था नहीं ना सर, नील। सो अल्टीमेटली नेट इनकम आपका हो जाएगा 8,10,000। ये तो एकदम पक्का हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ तक का हिसाब। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा है सर सभी कुछ ठीक है बट अभी एग्री इनकम का भी हिसाब है ना, तो पहले तो एग्री इनकम देख लेंगे ना। तो नेट इनकम 8,10,000 जा रहा है, ऑब्वियसली आपका रिबेट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके मन में जो सवाल है वो सवाल यही है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है ना सर, लेकिन बिफोर दैट मन में जो सवाल आपका चल रहा है, देयरफॉर एसएससी क्या है, एसएससी इंडिविजुअल है, फार्म है, क्या है सर, इंडिविजुअल ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल यही ज़्यादा रहता है नॉर्मली। नेट इनकम 8,10,000 और एग्री इनकम भी क्वेश्चंस में गिवन है 2,20,000 है ना सर, एग्री इनकम 2,20,000। नाउ अभी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी स्टेप 1 क्या करेंगे, सेम टू सेम पता है आप लोगों को, ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम है ना,
8,10,000 प्लस 2,20,000, टोटल कितना हो जाएगा? 10,30,000। है दादा। स्टेप 2, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टेप 1। 10,30,000 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। नील प्लस 12,500, सही कर रहा हूँ ना सर? 2.5 लाख से 5 लाख का, फिर 5 लाख से 10 लाख का 20%, मतलब 5 लाख का 20%, दैट इज 1 लाख। और 30,000 पे 30%, मतलब 30,000 का 30% कितना हो जाएगा सर? 9,000 सर। 9,000, है ना? सही किया ना सर? बोलो। अप टू 2.5 लाख। नील 2.5 लाख से 5 लाख 12,500। एक बार चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ आप लोग भी एकदम फटाफट। अगर मेरे से कुछ बाई चांस गलती हो जाए तो आप फटाफट देख लेना, क्योंकि ये सब आप लोगों को पहले ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। तो कितना आ रहा है? 1,12,900, 1,21,500, 1,21,500। 1,21,500। ठीक है, मैं और कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग जैसे बोल रहे हो मैं कर दिया। 1,21,500 ये हो गया स्टेप 2 का। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा? ओहो सर, एक गलती हो गया, मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया। गलती क्या करती है जानते हो? कौन बताएगा? मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। ये ST111 है। हाँ सर, ये जो 10,30,000 का हिसाब है ना, ये 10,30,000 के हिसाब के अंदर कुछ ऐसा ऐसा इनकम है जिस इनकम का टैक्स रेट अलग है। तो अगर उसका टैक्स रेट अलग है ना, तो उसको पहले अलग कर देना चाहिए। फिर स्टेप 2 स्टेप 3 में, मतलब स्टेप 2 में ही उसको देखा देना चाहिए। एग्री इनकम एंड नेट इनकम तो ऐड हो जाएगा 10,30,000 का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ हम लोगों को अलग कर देना चाहिए कि जो जिसका टैक्स रेट अलग है। तो हम लोग इसको अभी इसका लायबिलिटी अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? ये 10,30,000 का ना सर एक बार काट दो, मतलब इतना सर स्टेप 2 में जो कैलकुलेशंस किए उसको थोड़ा सा आप लोग काटो, बिकॉज टैक्स रेट अलग है। मैंने ना याद नहीं रखा, मैं भूल गया था, सीरियसली भूल गया था। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो इसका तो अलग रेट का है। जो क्वेश्चंस ज्योति स्टार्टिंग में उठा रहा था, सर क्या करेंगे? ज्योति कुछ बोले नहीं सर? बोले सर आप कराते जा रहे हो, हमको क्या पता। यही है ना ज्योति? दादा स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं? नहीं नहीं है, स्क्रीन शेयर है। क्या सबका यही हालत है, स्क्रीन शेयर नहीं है? नो सर, था शेयर। अभी देखो तो। हाँ है। ओके, देखो देखो 10,30,000 जो आया ना स्टेप 1 में, ये 10,30,000 जो टोटल इनकम आया, मतलब एग्री और नॉन एग्री मिला के। ओके, ये 10,30,000 में एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम दोनों है। बट इसमें कुछ ऐसा हिसाब है जिसका टैक्स रेट अलग है। जैसे क्या क्या हो सकता है? अगर विनिंग होगा तो उसको अलग कर देना चाहिए, अगर LTCG होगा तो उसको अलग कर देना चाहिए, अगर STCG होगा, सॉरी ST111 है, STCG नहीं, शॉर्ट टर्म 111A है तो उसको भी अलग कर देना चाहिए, और बाकी पोर्शंस जो है उसको आदर पे डाल देना चाहिए। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन में विनिंग है सर? हेलो, नो हमारे सर। इस क्वेश्चन में विनिंग तो नहीं है, तो ठीक है विनिंग को छोड़ दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ बोलो। LTCG है 20%। LTCG है सर 2 लाख का, है ना, जिसका रेट है 20%। वेरी गुड सर। इसका और भी रेट का हिसाब है जो मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा, बट अगर कुछ ना कहा तो आप 20% मान के ही चलोगे, ठीक है। अच्छा 20% इक्वल्स टू पता तो अभी चल जाएगा। अच्छा ST111 कितना है सर? 1 लाख का है। कितना रेट है इसका? 15%।
15%, तो दिस इज 15,000, दिस इज 40,000। अब मुझे आप लोग बताओ कि ये 2 लाख और 1 लाख चला गया तो बाकी कितना बचता है? सही है कि नहीं? 10,30,000 से 2 लाख अमाउंट चला गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कारण, एंड शॉर्ट टर्म ट्रिपल वाने चला गया 1 लाख शॉर्ट टर्म ट्रिपल वाने के कारण। बाकी अमाउंट जो है वो 7,30,000 आदर में आता है। और आदर में क्या होता है सर? आदर में हम लोग नॉर्मल स्लैब फॉलो करेंगे। नॉर्मल स्लैब, हाँ। वेरी गुड सर, नॉर्मल स्लैब फॉलो करेंगे। तो करो इसका हिसाब लगाओ अभी। नील प्लस 12,500 मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, और 5 लाख से 7,30,000, दैट इज 2,30,000 पे 20%। कोई बताएगा 2,30,000 का 20%? 46,000। 2,30,000 का 20% 4,600। 46,000। 46,000। तो मैंने क्या गलत लिखा था इसमें? ओ मैंने 23,000 पे कर दिया, वही मैं सोच रहा हूँ। 46,000, ठीक है। तो नील प्लस 12,500 प्लस 46,000 कितना हो जाएगा सर? 58,500। 58,500। एंड नाउ द टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, मतलब इस तरह से ना, ये सब ऐड होता हो जाएगा। तो कितना हो रहा है? 40 प्लस 15 प्लस 58,500 कितना होगा? 45,000। 1,13,500। 1,13,500 मतलब 40 55 एंड 58 1,05,000 और उधर 8 1,13,500, ठीक है सर। 1,13,500, ठीक है, बिकॉज इसी में आपको पूरा पूरा का पूरा बाइफर्केशन कर देना चाहिए। एंड नाउ आएगा स्टेप 3। अब आएगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड क्या है इसका हिसाब? ऐड एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन। अब कुछ नहीं बोला तो फिर मान लेंगे कि वो 60 से नीचे है। तो एग्री इनकम कितना है? 2,20,000, 2,20,000 और बेसिक लिमिट कितना है? 2,50,000। तो टोटल कितना हो जाता है सर? 4,70,000, 4,70,000 ना। है दादा। 4,70,000 पे टैक्स लगाओ अभी स्टेप 4 पे। नील मतलब 4 में क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टेप 3 नील प्लस 12,500, नहीं गलत, एक ही आएगा। 4,70,000 से हटाओ 2,50,000 को, 4,70,000 से हटाओ 2,50,000 को, माइनस करो। 4,70,000 माइनस 2,50,000, 2,20,000 इंटू 5%, 11,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11,000। समझ में आ गया ना? अरे 5 लाख तक है नहीं तो 4,70,000 में ही रुक जाएगा। तो 4,70,000 से बेसिक लिमिट को हटाएंगे तो फिर ये हो गया आपका 11,000, ठीक है। तो स्टेप 4 भी हो गया। अब आ जाएगा स्टेप 5। now स्टेप 5 को क्या करेंगे? स्टेप 5 इज काइंड ऑफ, उसमें हमें क्या करना है? स्टेप 2 माइनस स्टेप 4। इसमें आप क्या करोगे? 1,13,500, 500। हाँ, 1,13,500 माइनस 11,000 कितना हो जाएगा? 102500, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ ऐड हो जाएगा सर एडू एंड हेल्थ सेस। एडू एंड हेल्थ सेस कितना? 4% है ना। एडू एंड हेल्थ सेस 4%, ओके।
तो 1,02,500 4,100 और कितना 4% कितना होता है 4,100 4,100। ठीक है, तो टोटल करने से कितना हो जाएगा सर 106600। 106600। सबका एक ही आ रहा है ना सर? यस सबका आया ज्योति? चौथा 106600 ऐसा ही आया? ओके। यस सर। तो सर इस क्वेश्चंस का एक छोटा सा इशू था, है ना? ऐसे छोटा है बट बहुत धमाकेदार है कि अगर रेट अलग होगा तो उसको पहले ही आपको बाइफरकेट कर लेना चाहिए। तो इस जैसे ही एग्रीकल्चर के साथ होगा ना, तो उसको आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन करोगे स्टेप 1 में ही जो आपका टोटल अमाउंट आएगा ना, उसी से आपको बाइफरकेशन कर लेना चाहिए 10,30,000 से। 10,30,000 से आप अलग कर दिए और उसके बाद आप आराम से कैलकुलेशन कीजिए। इसमें क्या देखो लॉजिकल थिंकिंग हुआ कि ये जो 10,30,000 है इसके अंदर एग्री इनकम भी है, नॉन एग्री इनकम भी है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि भाई अगर किसी का अगर पर्टिकुलर टैक्स रेट है तो उसको वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, तो इस चुपचाप इसको अलग कर दो। अब बाकी अमाउंट में आप रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगा दो। जैसे ये जो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन है वो अगर लगेगा तो फिर 7,30,000 पे लगेगा, है ना? तो इसके साथ क्यों जाएगा, इसलिए इसको अलग कर देना ही बेहतर होगा। ठीक ना? यस एकदम लॉजिकल है इसीलिए। ओके सर, नेक्स्ट। तो मोटा मोटी एग्रीकल्चर इनकम का सम्स ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर से एमसीक्यू टाइप ऑफ बड़ा गजब सवाल भी पूछते हैं। मैं आपको कुछ उससे पहले मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा एंड आफ्टर दैट हम लोग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम रिगार्डिंग और भी जो सेक्शंस है उसको भी डील करना है। इनकम टैक्स भास्ट है, ऑब्वियसली भास्ट है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे तो समझदारी भी आएगा और इसके पकड़ भी आ जाएगा। वास्ट है, सीरियसली वास्ट है, मतलब ये तो एकदम दुविधा नहीं है इसमें कोई कि इनकम टैक्स इज वेरी वास्ट। रूल, अब एग्रीकल्चर का कुछ रूल है। ठीक है, ये रूल बड़ा याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चल सकते हैं। रूल कितना तरह का होता है इसमें, मेनली तो मैं आपको 3 तरह का रूल अभी बताऊंगा। 4 बताऊंगा, पहले 3 फिर बाद में और दूसरा वाला। 7A, first I will discuss regarding 7A rule, 7B rule and rule 8. Okay, rule 7A, rule 7B and rule 8, इसको रूल ही कहा जाता है सर। And now what is this rule? रूल क्या है? 7A में आपको रबर के बारे में कहा गया है, 7B में कॉफी के बारे में कहा गया है एंड रूल 8 में टी के बारे में कहा गया है। अब एक चीज तो आपके दिमाग में आ गया सर कि ये जो रबर कॉफी एंड टी है, दिस इज नॉट अ प्योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ सर? रबर कॉफी टी जैसा जो प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट प्योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, है ना? है दादा। यस मतलब एग्री तो इसका होता है, देखो मतलब ऐसे तो ये पेड़ ही है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो इसका होता है, बट इसका एग्रीकल्चर बेसिकली कॉमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए ज़्यादा होता है ना? रबर को हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते, रबर से बेसिकली टायर वगैरह बनते हैं, रबर का बहुत यूज़ है। ठीक है, देखे हो कभी रबर का पेड़? इंडिया में रबर का खेती कम होता है, रबर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ नॉट वेरी हाई। रबर प्रोडक्शन, अच्छा इंडिया में कहाँ रबर होता है? अच्छा वर्ल्ड में देखते हैं तो मज़ा आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली म्यांमार लार्जेस्ट है, मैं जितना सुना था। नहीं, यहाँ पर सीरियल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, ड्रिंक्स, अरे बाबा क्या क्या आ गया, मैं तो रबर ढूंढ रहा था। अच्छा ठीक है, फिर कभी मैं बताऊंगा आपको, मिलेगा तो। यहाँ पर तो सब सारा का सारा फॉरेस्ट में
नेचुरल रबर, ऐसे एक्चुअली देखने में होता है। रबर पेड़ से म्यांमार में बहुत रबर होता है, उसका जो ऐसे वाइट कलर का निकलता है, उससे उसको बल्टी में से भरा जाता है। जैसे म्यांमार मतलब ब्रह्म देश में बहुत रबर का पेड़ दिखता है, ये एक्चुअली रबर का पेड़ है। और इसी को बाद में प्रोसेस करके, ये देखो थाईलैंड में देख पा रहे हो, रबर ट्री प्लांटेशन इन थाईलैंड, ठीक है। कॉफ़ी टी में तो आपको इंडिया में बहुत दिख जाएगा, कॉफ़ी टी ये आपको इंडिया, देखो इस तरह से कलेक्ट किया जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग ना, देख रहे हो सर। जनरली कल्टिवेटेड इन लार्ज प्लांटेशन द एमएच म्यूजिक, ये आपका केरला में है। अरे वाह, अपने केरला में ही है सर, कलेक्टिंग लैटेक्स इन प्लांटेशन इन केरला इंडिया, देख पा रहे हो। श्रीलंका में भी होता है। मिक्स्ड फाइल कोगला, आई डोंट नो क्या है। ओके चलो तो अब सवाल है कि सर एग्रीकल्चर तो इसका होता है, लेकिन इस एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज एग्री में जाएगा, कितना परसेंटेज नॉन एग्री में जाएगा, इसका भी एक सरकार ने हिसाब बता के रखा। 65% एग्री इनकम, रबर का बता रहा हूँ। 35% नॉन एग्री इनकम। ओके सर, समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। 7B में आपका कॉफी आ गया। अच्छा ज्योति को पूछ रहे, ज्योति है क्या? ज्योति आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। ज्योति तुमने रबर का पेड़ देखा मणिपुर में? गांव के तरफ थोड़ा सा है, वो म्यांमार बॉर्डर साइड है ना जो, जी जी हाँ। उस साइड पे जो टाउन है ना, तो वो थोड़ा गांव जैसा ही है, तो उस साइड पे जाने के टाइम दिखता है। मिलता है वो ऐसे रबर का, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे, ऐसा ही होता है क्या? मतलब वहाँ से लैटेक्स को कलेक्ट ऐसे ही करते हैं? हाँ एक बार ही देखा है, ज्यादा नहीं देखा, लेकिन ऐसा कुछ कुछ ना, वो एक अजीब सा कैसा देखने में, जो कलेक्ट करता है ना, वो भी काला काला जैसा कुछ, ऐसा बकेट जैसा ही तो रहता है। हाँ हाँ, बकेट जैसा ही कुछ रहता है, उसी से कलेक्ट करता है। ये सब देखो, जिनको जियोग्राफी पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता वो देख सकते हो। एक्चुअली हमारा जो मणिपुर और नागालैंड है ना, वो एक्चुअली पूरा का पूरा म्यांमार के साथ बॉर्डर है, ठीक है। ये देखो, इसलिए कभी भी अगर मणिपुर वगैरह बॉर्डर में जाने का मौका मिलता है तो आप इजीली कभी भी मौका मिल सकता है अगर, तो ठीक है। तो दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर एक्चुअली बहुत मिलता है, और म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर रबर को बहुत देखने को मिलता है। ओके, कॉफ़ी, कॉफ़ी सर, बोलो सर। बॉर्डर बिना टिन का गेट का बॉर्डर है। किसका गेट का? टिन लकड़ी, का। तीन का, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली म्यांमार के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं है हम लोगों का, इसलिए ये इजीली मेंटेन हो जाता है। म्यांमार के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। म्यांमार हम इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त कंट्री है। अब रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो कभी भी हो सकता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करने का। एक्चुअली पहले म्यांमार के साथ, इसका एक पुराना नाम क्या जानते हो? म्यांमार का एक जो हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल कनेक्शन है इंडिया के साथ, म्यांमार का एक्चुअल नाम क्या है? ये बार्मा नाम देख रहे हो सर, दोनों नाम यूज़ करते ये लोग। आप लोग देख बोल रहा हो तो फिर आपको मैं बता ही देता हूँ। ये बार्मा आया, ये जो वर्ड आया ना, ये आया है ब्रह्म देश से। आप लोगों को पता है म्यांमार का दूसरा नाम ब्रह्म देश भी है? हेलो, जानते हो कि ये नहीं? है दादा, हाँ, है दादा। तो ये जो ब्रह्म देश है ना, ये ब्रह्म देश मतलब ये बार्मा। ओके, मतलब फ्रॉम ब्रह्मा से आया ये बार्मा, मतलब वो बोलते बोलते मतलब समय के साथ साथ आ गया ब्रह्म से बार्मा। एंड दिस ब्रह्म इज कौन? ये ब्रह्म कौन है? ये जो अपने हिंदू माइथोलॉजी में जो हम लोग सुनते हैं ना, जो हमारा जो गॉड वगैरह है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वो ब्रह्मा के नाम से है और ऐसे कहा जाता है। और ये आज का नहीं, इतना बड़ा एक कंट्री में एक नाम यूज़ हो रहा है तो कुछ तो कारण है ना सर। तो मतलब आज भी, मतलब ये कम से कम 10,000 20,000 साल पुराना बात होगा, ये वो ब्रह्म से ही ये वर्ड निकल के आया है, ये प्रूव हुआ है।
और हम लोग अपने पुराना जो माइथोलॉजिकल जो भी किताब है, अगर आप कभी भी अगर आप वेद पुराण वगैरह देखते हो ना, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्क्रिप्चर में से एक है, वहाँ पर भी इसका मेंशन किया गया है ब्रह्मदेश का। एंड दैट इज़ द रीज़न, मतलब ऐसा नहीं हवा में बात आ गया, मतलब वेद पुराण तो बहुत पुराना है, मतलब वर्ल्ड में ऐसा पुराना स्क्रिप्चर्स और कोई नहीं है जो आपको वेद और पुराण में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा इसका मेंशन किया हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये ब्रह्मा जो हमारा जो गॉड माना जाता है, उनका कंट्री माना जाता है इसको। तो इट्स अ वेरी ओल्ड कनेक्शंस। पता था किसी को ऐसा कहानी, और मैं कनेक्टेड बात হ্যাঁ किया, দাদা, पता था। वेरी चलो, वेरी गुड सर। ওখানে তো ব্রহ্মার মন্দিরও আছে, ইন্ডিয়াতে हाँ একটা हाँ আছে একমাত্র, हाँ রাজস্থানে हाँ আর हाँ একটা ओखाने আছে। एग्जैक्टली सर, ब्रह्मा टेम्पल भी आपको मिलेगा। ऐसे बहुत कम मिलता है ब्रह्मा टेम्पल, बट वहाँ पर आपको मिलेगा ब्रह्मा टेम्पल। ऐसे तो मेनली बुद्धिस्ट कंट्री है वो, ठीक है, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। अरे सर जानने बैठे ना पागल हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी मैं आप लोगों को इस तरह से एक कहानी बताऊंगा, मतलब कनेक्शन करके। ओके, कॉफ़ी 7B। अच्छा लगता है बीच बीच में थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं हम लोग, फिर वापस आ जाते हैं तो मन खराब नहीं होता आप लोगों को? मुझे तो खराब हो जाता है। 7B सबसेक्शन। वैसे आज रोशनी जा रहे घूमने, रोशनी आज ही যাচ্ছিস तो? হ্যাঁ দাদা, রাতের ট্রেন। चलो हैप्पी जर्नी। থ্যাংক ইউ। ग्रोन क्योर्ड 7B सबसेक्शन 1 ग्रोन क्योर्ड। ओके, अगर ग्रोन क्योर्ड वाला कॉन्सेप्ट है तो 75% आएगा आपका एग्री इनकम पे। ओके, एंड 25% आएगा नॉन एग्री इनकम पे। ठीक है, ओके। 7B सबसेक्शन 2 ग्रोन cured and roasted। grown cured and roasted 60% एग्री में जाएगा एंड 40% नॉन एग्री में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? इसमें दो कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉफ़ी का केस है ना, चलो सर आप लोगों को थोड़ा कॉफ़ी गार्डन में घुमा के लाता हूँ। कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में कॉफ़ी इधर होता है, कॉफ़ी जो होता है ना ये आपका इधर होता है। एक जगह है साउथ में, जगह का नाम है आपका, ये राहुल गांधी कहाँ से वोट में लड़ते हैं, किसी को पता है? राहुल, हाँ केरला, हाँ वो जगह, वो केरला में एक जगह है, वो जगह बहुत सुंदर जगह है। जगह का नाम क्या है? वायनाड, नाम सुने हो? ये है केरल में है, वायनाड बहुत सुंदर है। आपको यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द एरिया। ये देखो सर, कॉफ़ी प्लांटेशंस देख पा रहे हो? यहीं से হ্যাঁ एक्चुअली দাদা। राहुल गांधी जीतते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ वायनाड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर केरला। इसको बोला जाता है ना सर, केरला का मतलब होता है गॉड्स ओन कंट्री। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ केरल। ओके, कभी अगर आप लोग घूमने जाओगे तो ज़रूर अच्छे से घूम के देख के आना। ये सब आपका वेस्टर्न घाट्स में है, और ये सब कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और मतलब सुंदर भी है, और कॉफ़ी प्लांटेशंस ज़बरदस्त होता है यहाँ पर। ठीक है, वो केरल एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु बॉर्डर, ये दोनों एरिया में ही होता है। तो किसी ने गया है सर कॉफ़ी प्लांटेशन देख के आए कभी? किसी ने कभी नहीं गया? ओके, कभी मौका तो मिलेगा तो ज़रूर देख के आना सर कॉफ़ी प्लांटेशन। नहीं सर, क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग देख लिया ना, ये तो हम लोग को भी फ़ोटो में देख रहे हैं, इसमें 30% काम हो सकता है कि हाँ चलो भाई कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, लेकिन अगर कभी देख के आओ आंखों से तो फिर मज़ा आ जाए। टी प्लांटेशंस का बात करें तो उसके लिए भी बात करना चाहिए। टी के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग इज़ देयर, है ना? दार्जिलिंग है, आसाम है। दार्जिलिंग में ये देखो सर, ये सब दार्जिलिंग में है। ठीक है, ये सब चाय का गार्डन है, ये भी बहुत ही सुंदर से बनाया गया है और मोस्ट ब्यूटीफुल। चाय एंड कॉफ़ी प्लांटेशन का सिस्टम करीब करीब सेम टाइप ऑफ है, देखने में करीब एक ही लगता है, बट फिर भी दोनों का टेस्ट भी अलग और सिस्टम ऑफ ये भी अलग हो सकता है। अब सवाल यही है कि अगर कॉफ़ी जो है सर, कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड
सिर्फ ग्रो किया जा रहा है और क्योर किया जा रहा है, मतलब क्योर मतलब साफ सुथरा करना, जो भी उसके कॉफ़ी बीन्स को अलग करना, बस इतना किया जा रहा है। तो फिर उसको 75% एग्री में माना जाएगा, 25% नॉन एग्री में माना जाएगा। और 7B सबसेक्शन 2 का बात करें तो ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड, दैट इज 60% उसमें अगर रोस्ट भी कर दिया साथ में तो 60% एग्री में जाएगा और 40% नॉन एग्री में जाएगा। ठीक है सर। चलो सर, अब बात करते हैं टी पे। याद रखिएगा ये परसेंटेज बहुत वाइटल है, परसेंटेज बहुत वाइटल है। टी में ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, ओके, ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, इसमें 60% एग्री एंड 40% आपका चला जाएगा नॉन एग्री। ठीक है, 60% एग्री एंड 40% नॉन एग्री। ठीक है, ये आपका हो गया 60-40 वाला एरिया। तो टी, रबर एंड कॉफ़ी याद रहेगा सर, रूल 7A 7B एंड 8 बहुत वाइटल है सर। इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिजनेस एंड प्रोफेशंस का कनेक्शन है, तो ये क्वेश्चंस बिजनेस एंड प्रोफेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और एग्रीकल्चरल कॉमर्शियल प्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड में भी इसके बारे में कहा गया है, बिकॉज जब भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन हो तो उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आना चाहिए, और उधर से और दूसरा एक तरफ से ये एग्रीकल्चर का पार्ट भी है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तथा रोशनी, ज्योति, क्लियर ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। ओके, अब सर एक और एक जन के बारे में बात कर लेते हैं, और एक कॉन्सेप्ट के बारे में, शुगर केन। ओके, गन्ना, इसका भी कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, बट इसका हिसाब ना रूल की तरह नहीं किया गया है। ऐसे तो रूल है ये, इसको रूल 7 कहा जाता है, रूल है मतलब, लेकिन वो परसेंटेज वाइज नहीं होता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रूल 7 में कहा गया है गन्ना के बारे में, लेकिन दिस रूल 7 जो है शुगर केन, इसका हिसाब थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा ना मैं माइंड मैप की तरह बना रहा हूँ। ठीक है, आप माइंड मैप को ठीक जैसे जैसे बना रहा हूँ ना वैसे वैसे बनाओ, समझ में आ जाएगा। तो पहले थोड़ा गन्ना का खेती बना लेते हैं। ऐसे मुझे नहीं पता, किसी ने पता है गन्ना खेत कैसे देखने में होता है? मैं देखा हूँ, गन्ना देखा हूँ, बट खेत बहुत कम देखा। यूपी वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, यूपी मध्य प्रदेश में बहुत होता है शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। ये देखो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा होता है ना सर? और इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशंस रखता है, काफ़ी अच्छा खासा पोजीशंस रखता है। ओके, सबसे ज़्यादा तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रोबेबली, हाँ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा करता है, कर्नाटका करता है, तमिलनाडु भी करता है, बिहार भी है, पंजाब इज़ देयर ऑल्सो, हरियाणा इज़ देयर बट परसेंटेज थोड़ा कम है, उत्तराखंड भी है, आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो देयर, गुजरात में भी होता है। वेस्ट बंगाल शुगर केन में उतना अच्छा खासा कुछ नहीं करता, बट हाँ वेस्ट बंगाल में राइस एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छा होता है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल इंडिया में नंबर 1 पोजीशंस में आते हैं, मैं कभी उसके भी बात करूँगा। ठीक है, मतलब बहुत कुछ है बंगाल तो ऐसे मतलब सोनार बांग्ला क्यों बोलते हैं जानते हो? ये आजकल पॉलिटिक्स करता है लोग सोनार बांग्ला को लेके, बट सोनार बांग्ला का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि बंगाल की मिट्टी पे मतलब इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है इंडिया में, इंडिया क्या सर वर्ल्ड में इतना अच्छा फर्टाइल लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेस्ट बंगाल का जो फर्टिलिटी है, बिकॉज अगर बांग्लादेश भी जोड़ जाता जो पहले हमेशा से था हम लोगों के साथ ही, वो कुछ अलग कारण दिखा के सब कुछ अलग हो गया ये पाकिस्तान का जो झमेला के कारण, इसका जो रिवर वेट है ना सर, इसका वेस्ट बंगाल फिर भी कम है, बांग्लादेश तो और बढ़िया, लेकिन दोनों ही बांग्ला है। ठीक है, ये जो रिवर बेड का कारण है स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये जो रिवर आप देख रहे हो ना सर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, देख पा रहे हो सर? और ये जो रिवर देख रहे हो ये गैंजेस है। एंड ये दोनों रिवर क्या सबको दिखाई दे रहा है मैं जो बता रहा हूँ? मतलब वाई दिस इज कॉल्ड सोनार बांग्ला, ये वर्ड तो आप लोग सुन रहे हो आजकल पॉलिटिक्स में बहुत चल रहा है। हेलो, हाँ सर। अब इसको सोनार बांग्ला के पीछे मेन रीजन नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसको सोनार बांग्ला इसलिए कहा था, अपने एक पोएट्री में कहा था कि
इसका जो मिट्टी है ना, इसको सींचा गया है इस नदियों के मिट्टी से, और इसका इतना फर्टिलिटी है कि बहुत कुछ इजीली बन जाता है, और लिविंग मतलब लिवलीहुड बहुत आसान है यहाँ पर। मतलब और स्पेशली जो खेती है ना, जो गोल्डन कलर का जो राइस बनता है, मतलब धान जो पैडी जो उगता है ना, वो इतना गोल्डन होता है, तो दैट इज द रीजन कि इतना फर्टाइल है कि कुछ भी बनाओ बन जाता है। गोल्डन राइस मतलब जो हार्वेस्टिंग होता है आपका, जो पैडी जो देखने में होता है, दैट इज द रीजन कि वो अपने पोइट्री में उसको सोनार बांग्ला बोला। अब लोगों को बता दो 1772 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था। एडम स्मिथ कौन है, किसी को पता है? एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था सर। कौन है एडम स्मिथ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है सर इनको। इकोनॉमिक्स बुक, उसका एक बुक भी है, उसका नाम है सर इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। आपको अमेजोन पे भी मिलेगा। ये किताब उन्होंने लिखा था 1772 में, ठीक है, एडम स्मिथ का किताब। ये देखो, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने एक किताब लिखा था, यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा है लेकिन मिल जाएगा, ये किताब मिलता है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। उसमें एडम स्मिथ ने बंगाल, मतलब जो पूरा का पूरा बंगाल, ओके, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल दोनों मिला के, उसको वर्ल्ड का सबसे वेल्दिएस्ट स्टेट कहा था, वर्ल्ड का, मतलब ऐसा स्टेट जिसका वेल्थ मतलब जो मिट्टी का जो वेल्थनेस है, मतलब जहां पर कभी भी कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता। एंड दैट इज द रीजन ऑफ बंगाल का इतना बड़ा पॉपुलेशन का प्रेशर भी है, काफी उतना बड़ा भी नहीं है जिस तरह से प्रेशर है। द मेन रीजन इज कि यहाँ पर मतलब सोना इसलिए उगता है बिकॉज यहाँ पर इस मिट्टी में लोगों को भूखा नहीं मरने को मिलता, मतलब ये इतना, मतलब इतना अच्छा मिट्टी है इसका, एंड दैट इज द रीजन। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या 1772, उससे भी पहले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के किताब में मेंशन किया। अब लोग एक किताब के बारे में बोलूंगा। आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर को तो जानते होंगे। हेलो, हाँ सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक किताब है, उन्होंने जस्ट उनका देहांत से कुछ ही एक साल पहले विजन 2020 बोल के किताब लिखे हैं। अगर कभी आप लोग विजन 2020 इंडिया के बारे में, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली चाहता था, वो अपना काम करके गया है सर, ग्रेट पर्सन, ठीक है। विजन 2020 में उन्होंने जो काम करके गया है ना, मतलब उनको यही इच्छा था कि इंडिया को डेवलप देख के मरना चाहता है, लेकिन वो तो इंडिया को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करके रखा गया। आज जो इंडिया एटॉमिक पावर में वर्ल्ड में सबको आंख दिखाते ना, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप एपीजे अब्दुल कलाम सर को दे सकते हो। दे सकते कि नहीं दे सकते सर? हम लोग को पता है ना एपीजे अब्दुल कलाम का, मतलब जो उनका जो, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है, यू ऑल नो दिस थिंग्स, हेलो, सर। है ना? यस है सर। दादा। तो उन्होंने जो विजन 2020 किताब लिखा है, ठीक है, वो किताब में उन्होंने इतना अच्छे से समझाया, आप चाहो तो ये किताब पढ़ सकते हो। 2020 स्ट्रांगली एडवोकेटेड एन एक्शन प्लान टू डेवलप इंडिया इन ए स्ट्रांग नेशन बाय द ईयर 2020। उनका ही इच्छा था और यही शौक था उनका, लेकिन वो अपने हिसाब से करके गया। अब अभी हम लोगों को आगे का इंडिया को लेके बढ़ना है सीरियसली, रिगार्ड इज नेशन एज ए नॉलेज सुपर पावर एंड डेवलप नेशन। आप लोगों को बता दे, जॉन अब्राहम का एक मूवी है परमाणु, किसी ने देखा? जॉन हाँ अब्राहम दादा। का एक मूवी, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। एक्चुअली वो इंडिया जो फर्स्ट टाइम अपना एटॉमिक पावर का जो एग्जामिनेशन किया था ना, जिसके उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एंड बिकॉज बहुत अच्छा कनेक्शन था और दुनिया में अपने आप को पावरफुल बनना था, बिकॉज यूएस का दादागिरी, पाकिस्तान का हमेशा पै, चाइना का हर बात में हमसे आगे निकलने का बात, तो इंडिया को एटॉमिक पावर में अपने आप को बनाना था। बट यूएसए हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, बिकॉज यूएस, फ्रांस, यूरोपियन नेशंस नहीं चाहता है कि इंडिया अपने आप को एक एटॉमिक पावर कंट्री बनाए। एंड इसीलिए अमेरिका पूरा सैटेलाइट बना के, ये एक्चुअली रियल फैक्ट है, जो इंडिया जब अपने आप को एटॉमिक पावर में पावरफुल बनाया। प्लीज़ वो मूवी देखना सर। अब मैं इतना सारा कहानी तो भी क्लास में बताऊंगा तो क्लास उसी में ख़त्म हो जाएगा, बट ये प्लीज़ देखना आप लोग कि एपीजे अब्दुल कलाम सर किस तरह से, और वो एक्चुअली मुझे पता चला कि बंगाल के बारे में एडम स्मिथ का किताब तो मैंने पढ़ा नहीं, बट हम इकोनॉमिक्स में मैं बहुत बार इसके बारे में पढ़ता हूँ, कभी एडम स्मिथ का वो वाला किताब वो नहीं पढ़ा। बट एपीजे अब्दुल कलाम सर का विजन 2020 पढ़ते वक्त मुझे पता चला कि एडम स्मिथ ने बंगाल के बारे में क्या कहा है। तो प्लीज़ ये सब किताब पढ़ा करो सर, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा भी, जैसे ये कलाम सर जैसे लोग जिस तरह से
मतलब इंडिया के लिए करके गए। अगर हम लोग ईच एंड एवरीबडी थोड़ा सा भी कुछ करके मर पाए ना तो ज़िंदगी धन्य हो जाएगा सर। पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट सीरियसली मतलब बोलते बोलते मैं कभी कभी जब भी अब्दुल कलाम सर को पढ़ता हूँ ना, मतलब ऐसा इंसान इंडिया को बहुत कम मिला है। मतलब बोलता है ना सर, करोड़ों में एक। सीरियसली जिंदगी में कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं, बस देश के लिए काम करते जाओ। वो बोलते हैं ना, देश के लिए मर मिटना। सिर्फ बॉर्डर में जंग थोड़ी ना लड़ना होता है। इंडिया को टेक्नोलॉजी के लिए भी पावरफुल बनाना है, कॉमर्शियली भी। आप लोग कॉमर्स फील्ड से हो, हम आप जैसे लोग कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड में इंडिया को टॉप लेवल में पहुंचाने का कोशिश कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग सोच सकते हैं बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, मतलब उपाय है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर में सिर्फ फौजी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ाई कर सकते हैं देश के अंदर। ओके सर, तो गन्ना का खेत मैं इसलिए निकाल रहा था बिकॉज हमें थोड़ा सा गन्ना ड्रॉ करना है। गन्ना ग्रीन कलर का, चलो कर लेते हैं। अरे सर मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लो। मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है, आप लोग जानते हो। ठीक है, खराब लग रहा है क्या? ठीक है, ठीक ही लग रहा है, बहुत खराब नहीं लग रहा है। देखो मैं बहुत खराब नहीं किया, ऐसे ही तो इधड़ पिधड़ बना हुआ है। अब आप लोगों को अच्छा ड्राइंग आता है, आप लोग कर लो सर। शुगर केन, ठीक है। किसने अच्छा ड्राइंग किया मुझे ये करके भेजना, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके भेजना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अब शुगर केन का कल्टीवेशन चल रहा है सर, रूल 7। अरे सर आप लोग कहाँ हो, क्लास में हो कि नहीं? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 50,000, एग्री इनकम 3 लाख माइनस 50,000। मैं सब समझाता हूँ, रुको। 50,000, ये जो शुगर केन है इसका फेयर मार्केट वैल्यू है सर 3 लाख का। ठीक है मतलब ये शुगर केन जो बन रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो शुगर केन बन रहा है। ये शुगर केन अगर हम लोग मार्केट में सेल करने जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ एग्जाम्पल पे ये वाला, अगर मार्केट में सेल करने जाएंगे तो इसका मार्केट वैल्यू 3 लाख का, बट इसको बनाते वक्त खर्चा हो गया 50,000 का। तो एग्री इनकम कितना हो जाएगा सर? 2,50,000 का। हेलो, अरे सही कि नहीं? यस सर। है दादा। अब ये शुगर केन क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में लेके आएंगे। बिकॉज शुगर केन से बहुत चीज़ बनता है सर, वहाँ से चीनी बनता है, मोलासेस बनता है, मतलब जिसको हम लोग शुगर केन का गुड़ भी कहते हैं, है ना, खेजूर गुड़ बोलते हैं। बांग्लाते আমরা बोली खेजूर गुड़, बोली कि बोली ना रे? है दादा। वेरी गुड सर। तो शुगर केन से जो मोलासेस बनता है या फिर जो भी आप बोलते हो, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन को लाया गया। ठीक है, पहले तो शुगर केन का अलग मार्केट वैल्यू हो गया, लेकिन उसका सेकेंड यूज में फैक्ट्री में आ रहा है ना, वो रॉ मटेरियल के तौर पे। अब एज ए रॉ मटेरियल जब शुगर केन आ रहा है तब उसका क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। हेलो, अब एक जस्ट अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, बट अकाउंट जैसा तो कुछ तो शो करना होगा ना। टू ओपनिंग स्टॉक, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख का है तो इसी को ओपनिंग स्टॉक बना लेते हैं 3 लाख। और भी परचेस चल रहा है 2 लाख, सैलरी भी पे करेंगे 2 लाख कुछ अदर एक्सपेंस भी होगा, अरे एसेट्स होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह भी होगा ना, तो आधार में 3 लाख चला गया। इनकम क्या करेंगे, सेल करेंगे ना। अरे बिजनेस जो भी बनाएगा फैक्ट्री में, शुगर केन फैक्ट्री में क्या बनता है, मोलासिस बनता है, चीनी बनता है। सबसे मेन तो सर चीनी, शुगर जो होता है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बहुत महंगा आता है और बहुत सारे लोगों देशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, दादा जैसे पीएल টা লিখবো? हाँ, मैं थोड़ी ना ऐसे ही बना रहा हूँ, लिखो। अरे लिख रहे कि नहीं लिख रहे, लिखो सर। सेल कर रहे हो 14 लाख का, कितना सर, 14 लाख का शुगर आप सेल कर रहे हो। ठीक है,
अब 14 लाख का शुगर या फिर मोलासिस वगैरह सेल कर रहे हो, इससे आप ये सब एक्सपेंस को हटा दो तो आपका कुछ नेट प्रॉफिट आएगा। हिसाब करके देखो, 3 2 5 तो 7 3 10, 10 लाख इधर चला जाएगा तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख का। ओके, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? 4 लाख ना, बोथ साइड टोटल तो हो जाएगा 14 लाख का ही। चार लाख। अब पॉइंट ऐसे, दिस 4 लाख को करेंगे क्या? ये 4 लाख है क्या? दिस 4 लाख एक्चुअली, ये जो हमारा जो फैक्ट्री था ना सर, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है। ओके, फैक्ट्री में शुगर का फैक्ट्री, ये 4 लाख क्या हो गया? बिजनेस इनकम है ना सर? है दादा। क्या सर, सही कि नहीं? हाँ सर। माइंड मैप समझ में आया? बस सिंपल है कि जब शुगर केन दादा बन रहा है। हाँ बोलो। আদার ওটা কি লিখেছো 3 লাখ? हाँ 3 लाख अदर एक्सपेंस। सबको समझ में आया? ज्योति क्लियर है कि नहीं? तो था বোঝা গেছে? हाँ सर। ठीक है, तो शुगर केन के केस में आपको यही माइंड में थोड़ा ध्यान में रखना है कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगा, अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कुछ है उसको लेस करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दूंगा आप लोगों को घर पे, हाँ करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है। तो इससे आपको इसको लेस करना है तो आपको एग्री इनकम मिल जाएगा। और बाकी जो भी हिसाब है बिजनेस में, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने को मिलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, चलो। Mr. X gives the following info. Okay, income under the head house property 1 lakh, income under the head business and profession, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर सर थोड़ा सा सावेडिंग होगा। सेल ऑफ कॉफी grown roasted, sorry, grown cured and roasted. Okay, grown cured and roasted, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 लाख। ओके, एक्सपेंस रिलेटिंग टू कॉफी grown cured and roasted, this should be 1,50,000 here. Okay, and income under the head other source 10,000, डिडक्शंस भी बोला है, स्पेशल सेक्शंस नहीं दिया, बस बता दिया 80C टू 80U 20,000। 80C से में भी LIC प्रीमियम वगैरह के लिए भी हो सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग आपको बता दिया। 80C से 80U के बीच में कहीं पर भी आपको 20,000 डिडक्शंस मिल रहा है। जैसे पहले वाला सेंस में हम लोग डिडक्शंस को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, बट इसमें एंटरटेन कर रहे हैं। क्वेश्चंस लिख लिया तो आगे बताइएगा। क्वेश्चंस हो गया सबका? राइट डाउन।
हेलो দাদা একটু নিচে দেখাও। হয়ে গেছে। ओके नाउ computation of net income for the previous year 2021 relevant to assessment year 21-22 ओके। ऐसा हेडिंग तो हमेशा आपको यूज़ करना है रियल में भी। अब कैलकुलेशंस होगा। इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी क्या करेंगे सर? बोलो फटाफट आप लोग, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो। इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी कितना? 1 লাখ। 1 लाख। इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस क्या करें इसको? इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें क्या होगा? क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में बोला है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड 5 लाख, एक्सपेंस रिलेटिंग टू कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड 1.5 लाख। बाकी तो अदर सोर्स का डेटा है। क्या करेंगे सर बोलो? एक्सपेंस को लेस कर देंगे सेल से। वेरी गुड सर, एक्सपेंस को लेस कर देंगे। तो फिर कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट फ्रॉम कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड। ओके, ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड क्या करेंगे इसको? एक्सपेंस को लेस कर देंगे। वेरी गुड जियाउल। 5 लाख माइनस क्या करेंगे? 1,50,000। और कुछ करेंगे क्या? क्या ये अमाउंट 3.5 लाख हो जाएगा? क्या ये मैंने सही किया? 40% आएगा ना बीपी में। वाओ, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। सर हम लोगों ने अभी रूल लिख के आए, भूल गए आप लोग? कॉफ़ी में बात चल रहा है ना, कॉफ़ी में 7B सबसेक्शन 1 एंड 7B सबसेक्शन 2। तो हमारा इस क्वेश्चन 7B सबसेक्शन 2 है या फिर 7B1 है? कौन सा है? 2 ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड। इसमें एग्री इनकम कितना है? 60 और नॉन एग्री 40 है ना सर? तो फिर अब लोग चुप क्यों हो गए? अच्छा ही तो जा रहे थे। तो ये जो इनकम है, ऐसे तो जियाउल एकदम सही बोला सर, एक्सपेंस को हटा देना चाहिए, हटा दिए सर। बट ये बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसका 40% बिजनेस में जाएगा। तो इसका कितना अमाउंट हो जाएगा ज्योति? 1,40,000। 1,40,000। थैंक यू सर, 1,40,000। चौथा समझ में आया रे? चौथा हाँ सर। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स में कितना अमाउंट है? 10,000 ना? 10,000। और क्या, बस हो गया। जीटीआई कितना बोलो? जीटीआई कितना? $2,50,000। 2,50,000। ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, लेस डिडक्शन लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U 20,000। 2,50,000 से 20 चला जाएगा तो कितना होगा? 2,30,000। 2,30,000। तो दिस शुड बी योर नेट इनकम, है ना? ये आपका हो जाएगा नेट इनकम। अब सर बताओ, इसमें रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करना है क्या? না দাদা, क्यों? বেসিক এক্সামশনে তো কম আছে এটা। वेरी गुड सर, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस कर नहीं कर रहा है सर। ऐसे तो इनकम तो इसका अच्छा खासा ही है
बाकी इनकम जो है वो अच्छा खासा ही हो रहा था, बट यहाँ पर तो उसका बेसिक लिमिट ही क्रॉस नहीं कर रहा है ना। इनकम सही चल रहा था बट सब कैलकुलेट करने के बाद बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। एसएससी इंडिविजुअल है बट बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इसका कोई टैक्सेबिलिटी होगा एग्जाम्प्ट होगी। इसका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगा ना, तो ना नो टैक्स लाइबिलिटी। मजा देखो सर। हाँ, लेकिन अगर यही बंदा, इसी का हिसाब थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगर हिसाब कुछ ऐसा हो जाता, इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप इसको चेंज कर दो, ठीक है, घर पे ट्राई करना और मुझे बताना करके कि क्या आंसर आता है। जस्ट चेंज दिस। हाँ, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी को कर लो 3 लाख, ठीक है। ये इसको 3 लाख रहने दो, इसको 3 लाख रहने से ये बाकी काम बन जाएगा, बिकॉज ये 3 लाख होते ही बाकी इनकम आपका 3 लाख, हाँ 4 लाख 40 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको 3 लाख करो। 3 लाख करने के बाद देखो तो क्या हिसाब आता है, और फिर आप लोग मुझे पार्शियल इंटीग्रेशन यूज होगा तब उसमें, हाँ तब रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, और अगर रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन होता है तो क्या जवाब आता है। हाँ 4,30,000 হচ্ছে नेट टोटल इनकम। हाँ ठीक है, बाकी आप रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन लगा के क्या आंसर आता है मुझे नेक्स्ट दिन बताना, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही नेट इनकम आ जाएगा रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन तो आएगा ना, और रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन आते ही उसका जवाब कुछ और आएगा। बट हमारे इस क्वेश्चन में वो तो बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं सर क्वेश्चन, बोलो। यस सर। ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम बीपी में भी आता है, मतलब एक्चुअली ये बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एग्रीकल्चर का एक कॉम्बो सम्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके सर, तो मोटा मोटी एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मुझे करवाना था वो तो मैंने आप लोगों को करवाया, बाकी मैं कुछ होमवर्क में दे दूँगा आपको, तो आपको उसको ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आप बेसिक ये जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, दैट इज इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ओके, इस पे कुछ पॉइंट में मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कौन सा इनकम, एग्री इनकम को छोड़ के, एग्री इनकम के अंदर सारा का सारा रूल वगैरह तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा और क्या क्या आता है जो आपका मतलब इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का पार्ट है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 देख रहे हैं क्या सब कोई? हेलो, हाँ है सर। ना। देख लो सर, फटाफट चेक कर लो। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये आपको क्या बताता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं ना सर, सिंस द HUF इज टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, द शेयर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। मतलब समझ में आया? मैं इसके ऊपर सवाल दूंगा, आप लोगों को करना है, लेकिन आप मतलब समझ लो। आप लोगों को मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ाया था। हेलो, है दादा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स याद है ना? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली इन इंडिया। स्पेशली इसमें किसको किसको लाया जाता है, जिसका रिलीजियस फेथ में हिंदुइज्म फॉलो होता है, सिखिज्म फॉलो होता है, जैनिज्म फॉलो होता है, ठीक है, इस तरह का बुद्धिज्म फॉलो होता है, उनको वो HUF फॉर्म करता है, बिकॉज वो एक माना गया है। इस्लाम को यहाँ पर नहीं लाया गया बिकॉज उनका एक अलग कस्टम है, इसलिए उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया, बस सिंपल यही मतलब है इसका। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिलीज होता है, जॉइंट फैमिलीज का जो बिजनेस होता है उसमें टैक्स जो होता है वो एक्चुअली कर्ता के हिसाब से होता है ना सर, यस सर। है ना। तो जो हेड ऑफ द फैमिलीज का कर्ता जो है, कर्ता पूरा का पूरा हेड ऑफ मतलब अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ में टैक्स पे कर देता है। तो क्योंकि कर्ता पे कर देता है तो फिर बाकी को करने का जरूरत नहीं है। जो को बाकियों को क्या बोलते जानते हो? को पर्सनर। जो बाकी मेंबर्स होता है ना, इसको कहते हैं को पर्सनर, इसको कहते हैं को पर्सनर, ठीक है। मेंबर का ही दूसरा नाम है यहाँ पर, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। जैसे मेरा
मामा का मतलब मेरा मामा घर जो है सर, मेरा मैटरनल अंकल का जो फैमिली है, ठीक है, मतलब जिसको बहुत लोग नानी हाल भी बोलते हैं, उन लोगों का जॉइंट बिजनेस है। करीब दे आर 11 ब्रदर्स, मतलब एक का नहीं सर, तीन दादाजी का मिला के, ठीक है। तो तीन दादा और दादाजी और आपका तीन नानी जी का मिला के 11 ब्रदर्स एंड जॉइंटली दे हैव अ बिजनेस। ये कलकत्ता में ही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मिठाई का शॉप है एक्चुअली, ठीक है। तो लोगों का 3-4 मिठाई का शॉप है। कंपनी बागान बोल के एक जगह है, जोड़ा बागान कंपनी बागान, नाम सुने हो आप लोग? हाँ सर, हाँ शोभा बाजार के ये, पास। हाँ है शोभा सर। बाजार के पास, हाँ वहीं पर है। कंपनी बागान का जो मोड़ है वहीं पर एक्चुअली दुकान है। वहाँ पर एक दुकान है, उसका नाम है अन्नपूर्णा स्वीट्स बोल के, ठीक है। तो इस तरह का उन लोगों का 3-4 ऐसे, एक जोड़ा बागान मोड़ में है, एक आपका वहाँ पर कंपनी बागान में मोड़ पे है, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों का 3-4 शॉप है, लेकिन वो जॉइंट बिजनेस है। तो इस बिजनेस का क्या सुविधा होता है, इस तरह का बिजनेस का सुविधा कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा, नॉर्मली दिख जाता है, जानते हो, एकदम कॉर्नर में ही शॉप है, तो काफ़ी बार मुझे इमेज में दिख जाता है, आज नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन लोगों का क्या है कि जो हेड ऑफ द फैमिली की मेंबर है, मतलब जो मेरा जो मामा मेरा एक्चुअली हेड है, वो एक्चुअली टैक्स वगैरह फाइल कर देता है। बाकी को देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली देने का जरूरत नहीं, उस बिजनेस से देने का दरकार नहीं है। अगर उनका कोई दूसरा बिजनेस हो, अगर उनका कोई दूसरा बिजनेस है, उसके लिए वो पे करना चाहता है तो वो कर सकता है। बात समझ में आया? हेलो? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया। है सर। ओके। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A द पार्टनर शेयर्स। हाँ, पार्टनरशिप फार्म में अगर फार्म अगर टैक्स भर रहे हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, ठीक है, इस तरह के जैसे चार्टर्ड फार्म वगैरह होता है। पार्टनरशिप फार्म में 3-4 पार्टनर है, द पार्टनर शेयर्स इन द टोटल इनकम ऑफ द फार्म और LLP इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर पार्टनरशिप बिजनेस जो है, अगर वो पेमेंट कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है अगर वो टैक्स पे कर रहा है, तो फिर पार्टनर के हाथ पे टैक्स, बिजनेस का टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। पार्टनर मतलब LLP ऑल्सो, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आया है। पहले वाला जो पार्टनरशिप है वो 1932 वाला पार्टनरशिप एक्ट है, और अभी LLP जो है सर वो 2008 वाला पार्टनरशिप एक्ट है। लेकिन दोनों ही पार्टनरशिप है। LLP में सर वो क्या हुआ, बिजनेस को थोड़ा मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी वाला फीलिंग आया, ठीक है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कुछ कॉन्सेप्ट आया। आजकल आप लोग देखिएगा रास्ते में, अगर थोड़ा सा आंख ओपन रखेंगे, बहुत सारे पार्टनरशिप बिजनेस आ रहे हैं और उसके नाम के बगल में वो लोग लिख रहे हैं सर LLP। किसी ने देखा? है दादा। हाँ वेरी गुड सर। देखना, आँख कान खुला रखना, आपको रास्ते में दिख जाएगा LLP, ठीक है। इट्स न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, काफ़ी मज़ेदार है। नॉर्मली ये सब चीज़ें मैं लॉ में बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो लॉ में डिटेल्स नहीं जाएंगे, बट जितना जरूरी था बताए। इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनीज इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनीज स्टैंडिंग्स टू हिज क्रेडिट इन ए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और NRE अकाउंट। अगर इंडिया में किसी का नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब NRE अकाउंट में उनको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसे तो इंडिया का आउटसाइड रेसिडेंट है, बट इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू से 1999 इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैज परमिटेड बाय द RBI टू मेंटेन सच अकाउंट, मतलब RBI का कुछ परमिशन है, वो अकाउंट मेंटेन कर सकता है, और उस NRE अकाउंट में अगर उनको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 में। तो वो देखना पड़ेगा RBI का मेंशन वगैरह है कि नहीं, तब जाके उसको उसे इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड हो जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 में। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, remuneration received by an individual who is not a citizen of India as an official of an embassy। सर आप लोग एम्बेसी समझते हो? आप लोग एम्बेसी हाँ समझते हो? हाँ, एम्बेसी मतलब है जैसे दादा। हर कंट्री का दूसरे कंट्री में एक एम्बेसी होता है, ठीक है, फॉरेन एम्बेसी बोलते हैं हम लोग। जैसे कोई बता सकता है कोलकाता में कौन सा इंटरनेशनल एम्बेसी है? बांग्लादेश का। हाँ, नहीं सर, बांग्लादेश का एम्बेसी है नहीं सर। क्या? US। वेरी गुड सर, यूएस एम्बेसी ये अपना कोलकाता में है। अगर कभी भी आप लोग घूमने जाते हो पार्क स्ट्रीट की तरफ में, ठीक है, या फिर पुराना सी ऑफिस बिल्डिंग के पास भी जाओगे, तो आपको उसी रास्ते में मिलेगा, ये देखो, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। ठीक है, ये आपको एकदम चौरंगी बोलते हैं उसको, चौरंगी में ही है। ठीक है, चौरंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको बाहर से दिखेगा भी। ठीक है, ये ऐसे बाहर से कुछ ऐसे देखने में है काइंड ऑफ। ये जो D42 बिल्डिंग हुआ है ना, उससे थोड़ा पहले D42 बिल्डिंग हुआ है, ये देख रहे हो ना, उससे थोड़ा सा पहले है। ठीक है समझ तो आ गया आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान का है दिल्ली में पाकिस्तान का एम्बेसी दिल्ली में है। इंडिया का भी एम्बेसी है पाकिस्तान में। तो हर कंट्री का, हर एक कंट्री में एम्बेसी होता है, और वो फॉरेन की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता है उनको। मतलब वो एक्चुअली इंडिया में फॉरेनर की तरह ही रहते हैं, उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलता। तो सर सवाल क्या है, तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, high commissions, legation consulate, or a trade representations of a foreign state, or as a member of the staff of any of these officials would be exempt subject to satisfaction of certain conditions. Obviously अगर certain conditions fulfill करता है तो उनका भी जो remunerations वगैरह है वो इंडिया में exempt होता है। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 एक्चुअली वो इंडिया के अंदर ही फॉरेन की तरह ही ट्रीट हो रहता है उसको। मतलब अगर आपको कभी इंडिया के अंदर अमेरिका घूमने जाना है तो आप जा सकते हो ऐसे मौका मिलता नहीं है। Such members or staff are subject to the country represented and not engaged in any business or profession or employment in India. याद रखिएगा, हाँ, वो जो भी मेंबर या स्टाफ आपको वहाँ पर दिखता है ना, अमेरिकन एम्बेसी में या पाकिस्तान एम्बेसी में या बांग्लादेश एम्बेसी में, वो एक्चुअली उसी अपना कंट्री का वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो यहाँ पर किसी भी तरह का बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग नहीं है, अदरवाइज देन एज ए मेंबर ऑफ सच स्टाफ बस। Remuneration or corresponding official of the government or member of the staff resident for similar purpose enjoy similar exemption in the other country, same to same। ठीक है, उनका इनकम भी एग्जेम्प्टेड होता है। अगर किसी दूसरा कंट्री का सिमिलर काइंड ऑफ कोई दूसरा लोग है, उनको भी सिमिलर काइंड ऑफ माना जाता है कि इंडिया में इनकम रिसीव करेगा पर फिर भी उसको एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा। 10 सबसेक्शन 6D याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस पर्पस, MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस पे बहुत पूछते हैं ये सब चीज़। 10 subsection 6D, income arising to a non-corporate, non-resident in a foreign companies, okay, by way of a royalty from or fees from technical service rendered in or outside India to the National Technical Research Organizations (NTRO) is exempt। समझ में आ रहा है सर? 10 subsection 6D, NTRO एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी को इनकम अराइज होता है टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनीज बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम और फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर किसी ने अगर एनटीआरओ को कुछ भी सर्विस दिया, चाहे वो इंडिया के अंदर दे या इंडिया के बाहर दे, वो जो सर्विस दे के जो इनकम होता है वो आपका एग्जेम्प्टेड है। अरे सबको क्लियर हो रहा है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। 10BB याद रखिएगा सर, 10BB को याद रखिए, 10 सबसेक्शन 10BB, पेमेंट टू भोपाल गैस विक्टिम। भोपाल गैस विक्टिम पे कभी भी जो भी पेमेंट किया जाता है, अभी भी पेमेंट होता है सर भोपाल गैस विक्टिम का। आप लोग जानते हो ना भोपाल पे कितना बड़ा कांड हुआ था, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है? वो जो डेथ हुआ था बहुजन का। हाँ सर, आज भी उन लोगों का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ सर। जो भोपाल गैस में जो प्रॉब्लम हुआ था ना, स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। भोपाल गैस ट्रेजेडीज का पूरा केस ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रिसेंटली कुछ डिजास्टर्स के ऊपर कुछ ये बनाया गया है, इसका गवर्नमेंट के पास एक पूरा का पूरा त्राण भी है। ये देखो 1984 दिसंबर 3, ठीक है 1984 दिसंबर 3, बहुत भयंकर। आज भी ऐसा बच्चा जन्म लेता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के वहाँ पर, कि मतलब जो अपाहिज अपंग इस तरह का हालत में जन्म लेता है, तो बहुत भयंकर सिचुएशन है। तो भोपाल गैस डिजास्टर्स ये एक बहुत ही खतरनाक दर्दनाक सिचुएशंस। बताना क्या है सर, लेकिन आपको बताना तो चाहिए मुझे। तो 10-10BB में बताया गया है सर, भोपाल गैस विक्टिम में अगर किसी को कुछ पेमेंट मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है। 10-10BC, 10 सबसेक्शन 10BC, कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी को कंपेंसेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल अथॉरिटी से बाय एन इंडिविजुअल और ही इज लीगल हेयर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन, लीगल हेयर मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मतलब जैसे मेरा पापा का लीगल हेयर मैं हूँ, आप आपका पापा का या फिर पेरेंट्स का लीगल हेयर हो उसको, तो इज लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर इज exempt except to the extent of loss or damage allowed as deduction under the act। तो अगर किसी को कोई कंपेंसेशन मिलता है, कंपेंसेशन मतलब समझते हो ना सर, वही जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं क्षतिपूरण। हाँ सर, समझते हो कि नहीं समझते? जैसे आम्फान का क्षतिपूरण मिला कि नहीं मिला? अरे आम्फान बंगाल में, उड़ीसा में जो
हुआ सर, स्पेशली इन बंगाल। इस बार आम्फान के बारे में सब कुछ पता है ना सबको? हेलो, अरे आम्फान नहीं है पता आप दादा, लोगों को? है। तो आम्फान में जैसे कि लोगों को कंपनसेशन वगैरह मिला है, ये क्या होता है एग्जेम्प्टेड हो जाता है 1010 BC में। याद रखिएगा इस तरह का 1011A, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ओके, सुकन्या समृद्धि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे अपने ममता दीदी का है ना वो कन्याश्री टाइप का, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सारा का सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, उनमें मिलता है मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली सुकन्या को समृद्धि कराने के लिए। 10 subsection 16, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप अगर किसी के हाथ में मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, चाहे कहीं से भी मिले, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं से, गवर्नमेंट हो। डेली अलाउंस रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ आर एग्जाम, मतलब ये जो एमपी एमएलए को जो मिलता है ना सर अलाउंस के तौर पे, वो एग्जेम्प्टेड होता है। 1017 अवार्ड्स ऑफ लिटरेरी साइंटिफिक आर्टिस्टिक वर्क के लिए गवर्नमेंट का जो अवार्ड मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। पेंशन ये याद रखिएगा 10 subsection 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, नाम सुने हो ना ये सबका? पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड उसको अवार्ड मिला है, जो मिलिट्री फौजी वगैरह में होते हैं ना सर, परमवीर चक्र, नाम सुने हो कि नहीं सुने? महावीर चक्र, वीर चक्र, सच अदर है गैलेंट्री दादा। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उनको जो पेंशन में इनकम मिलता है टोटली उनको छूट है सर। 10 subsection 18, पॉइंट टू बी नोटेड। 10 subsection 26, income from any source in the specified areas or state in which member of a scheduled tribe is residing। अगर आपको income from any source in the specified areas or states in which member of a scheduled tribe is residing or income by way of dividend or interest in securities is exempt in the hands of member of the scheduled tribe। शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के हाथ में कोई डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह मिले तो वो उनके हाथ पे एकदम एग्जेम्प्टेड होता है सर, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब, इंडिया में जो ट्राइबल एरियाज होता है ना सर, उड़ीसा में है, झारखंड में है ट्राइबल एरियाज, ठीक है, अंडमान में है, अंडमान का तो भयंकर ट्राइबल है, बट ये उड़ीसा झारखंड वगैरह में जो ट्राइबल रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल रहते हैं, वो मतलब वो अंडमान का जो ट्राइबल वो रियल ट्राइबल है, ठीक है, मतलब वो लोग भयंकर इसलिए मैं बोला बिकॉज ऐसे भी कोई कोई ट्राइबल है कि उनके पास जाने से आप वापस लौट नहीं आओगे। मोस्ट प्रॉब्ली निकोबर में आपको ऐसा ट्राइबल मिलेगा। अरे जानते कि नहीं जानते? हेलो, है सर। है दादा। लेकिन उड़ीसा में कालाहांडी बोल के एक जगह है, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो कभी जाना। मतलब इंडिया में पोरेस्ट प्लेस इन दी अर्थ में जगह मिला था, मतलब वर्ल्ड का सबसे भयंकर मतलब हंगरनेस के इंडेक्स में कालाहांडी उड़ीसा, नाम सुने हो? ना दादा। देख लो फिर, ये देखो सर, इस तरह का अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है। कालाहांडी में खाना वगैरह जो भी भेजा जाता है ना सर, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है, सरकार भेजते हैं। ये देखो कालाहांडी पीपल, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो सर? है दादा। दे आर सीरियसली ट्राइब्स, ओके, अभी भी एकदम ट्राइबल की तरह ही वो लोग रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से जीते हैं। तो हंगरनेस में काफ़ी भयंकर है। कालाहांडी में कुछ राजबाड़ी वगैरह भी है, बट अभी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है, ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। 2001-2 में सिचुएशंस बहुत खतरनाक था, अभी सिचुएशंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे एक था उड़ीसा का कालाहांडी और एक था आमला शोल इन बेलपहाड़ी वेस्ट बंगाल, नाम सुने हो? ना दादा। दिस इज ऑल्सो, देख लो फिर। ये सब अमर्त्य सेन का एक, अमर्त्य सेन को तो जानते हो, नोबेल लॉरेट, ठीक है। है दादा। उनको उन्होंने जो किताब लिखा था, उन्होंने इस तरह का प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए कैसे लड़ सकते हैं, उन्हीं के बिहाफ में एक्चुअली लिखा था, ठीक है। ये उसमें आमला सोल था, उसमें कालाहांडी था, ठीक है। तो वेरी टिपिकल सिचुएशन इन दोज एरियाज। कभी अभी भी अगर मतलब आप लोगों को दिख रहा है कि नेता लोग आया है कुछ कर रहा है, बट अभी भी जाओ ना, सिचुएशन अभी भी वैसा कि वैसा ही है, आप जाके देख सकते हो, पहले से बेहतर है। हाँ, खाने को नहीं मिलता था, खाना मिल जाता है,
बट एक्चुअली पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर दिया था, यही मेन रीज़न था और कुछ नहीं। ओके, समझ में आ रहा है, इतना काफ़ी है, बस आप लोग जानते जाओ और समझते जाओ, समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए, 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए देख लो सर। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन दैट स्टेट, इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, डिविडेंड ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर डिविडेंड इनकम कमाते हो सिक्किम से, मतलब सिक्किम के हो अगर आप, सिक्किम से डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ सिक्किम इज इंडिविजुअल। सिक्किम इज इंडिविजुअल से पास वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल to a Sikkimese woman who on or after 1st April 2008 marries to a non-Sikkimese individual। याद रहेगा सर, 10 subsection 26 triple A, income from any source in the state of Sikkim, dividend or interest income securities is exempt in the hand of Sikkimese। बट अगर कोई सिक्किमीज वोमन किसी भी नॉन सिक्किमीज को शादी किया है 1 अप्रैल 2008 के बाद, तब इन दैट केस उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। समझ दूंगा तो प्लीज करना। ओके, आता है, पूछता है सर। अरे समझ आया कि नहीं आया? ज्योति का आवाज तो कभी देर से नहीं आ रहा है, तो था क्लियर है कि नहीं? है सर। हाँ सर। 10 subsection 30, the amount of any subsidy received by an SSC engaged in the business of growing manufacturing in tea in India। अगर किसी को सब्सिडी मिल रहा है, ऐसे टी बोर्ड कहाँ है जानते हो? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर डालहौसी सर। थैंक यू सर। टी बोर्ड इन कोलकाता, पूरा भारत का टी बोर्ड डालहौसी में है, कोलकाता में है। कभी अगर डालहौसी की तरफ जाओगे, टी बोर्ड स्टॉपेज का नाम ही है टी बोर्ड। देखो मैंने लिखा और टी बोर्ड कोलकाता निकल गया, ठीक है। कभी भी अगर उस तरफ जाते हो आपको दिख जाएगा, ऐसे ये वाला बिल्डिंग है टी बोर्ड का, ये देखो लिखा है टी बोर्ड, ठीक है। ये आपका ब्राबन रोड में गिरता है, हावड़ा ब्रिज से एक रास्ता निकल रहा है, ठीक है, उसी से आपको सीधा आना है तो फिर ब्राबन रोड आएगा और उसी में आपको टी बोर्ड दिख जाएगा। कोलकाता का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, पूरा भारत का चाय का हेडक्वार्टर भी यही है, ठीक है। अब देख ही पा रहे हो, काफ़ी पुराना है, बस बहुत पुराना दिख रहा है सर, वेरी ओल्ड बस, आजकल ऐसा बस नहीं चलता। ओके, तो सेक्शन सबसेक्शन 30 भी समझ में आ गया। अगर टी बोर्ड की तरफ से किसी को कोई मतलब किसी को, मतलब जो लोग चाय का ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको अगर सब्सिडी मिलता है। सिमिलरली अगर कोई रबर एंड कॉफ़ी में भी किसी को सब्सिडी मिलता है फ्रॉम रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, ये इंडिया मसाले के लिए जाने जाते हैं। अगर साउथ इंडिया में कभी जाओगे ना, कोयम्बटूर वगैरह में जाओगे, वहाँ पर स्पाइसेस के लिए जाना जाता है सर। मैं कभी इसका भी कहानी बताऊँगा आपको, स्पाइसेस का कहानी, ब्रिटिश का इंडिया में आने का कहानी, उसके पहले पुर्तगीज़ का इंडिया में आने का कहानी है, उसके साथ स्पाइसेस का रिलेशन, ठीक है, बहुत पुराना कनेक्शन है, इसका भी कहानी बताऊंगा, ठीक है। 1031 उनको भी अगर कोई सब्सिडी वगैरह मिलता है वो भी छूट है। 10 AA याद रखिएगा, थोड़ा सा थोड़ा अलग पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। 10 AA बताते हैं टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर आप लोगों को पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? किसी को आइडिया है सर, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? देश के अंदर विदेश। थैंक यू ज्योति। ज्योति को ये लैंग्वेज याद रह गया, देश के अंदर विदेश। मतलब जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अरे आप लोगों को नंदीग्राम का स्टोरी पता है? अरे नंदीग्राम जानते हो? जो लोग बंगाल से हो दे मस्ट नो। नंदीग्राम में क्या है कि नंदीग्राम में ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था 2000। दिस इज द एरिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ नंदीग्राम। ये देखो हल्दिया, देख पा रहे हो सर? ये एक्चुअली माउथ ऑफ गंगा है सर, गैंजेस का माउथ देख पा रहे हो ना सर आप लोग? बोलो। अरे इस बार ममता बनर्जी यहीं से सीट में लड़ेगा, खबर है आप लोगों के पास? सर पॉलिटिक्स का बात ना करो सर, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, मुझे बताना है, इनकम टैक्स है, डोंट, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ममता दीदी इस बार नंदीग्राम से वोट में लड़ेंगे, अलग बात, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, मतलब उन्होंने तो बोला। लेकिन नंदीग्राम में झमेला क्रिएट हुआ था, CPIM जब वेस्ट बंगाल में था उस टाइम पे। झमेला किस बात का सर? फिर से पॉलिटिक्स नहीं सर, दिस अबाउट इकोनॉमी। नंदीग्राम को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का बात किया था उस टाइम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बात सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर करते हैं। तो CPIM गवर्नमेंट का जाने का टाइम हो गया था, तब उनको लग रहा था कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनीज आते हैं, जैसे कि नयाचर जो है ना, ये भी आपका एक आइलैंड है, इसमें एक एटॉमिक पावर बनाने का बात किया था, ठीक है। मतलब एटॉमिक पावर अगर बन जाए ना सर, मतलब जो ऐसे तो बहुत भयंकर बात हो सकता है अगर कुछ खराब हो जाए तो, लेकिन अगर हो जाए तो ये इंडिया का 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉप क्लास में पहुंचेगा। मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाइज बहुत बड़ा बात हो सकता है। और नयाचर जो है नंदीग्राम के पास का ही एक आइलैंड है गंगा के ऊपर, यहाँ पर बनने का बात था। तो एक्चुअली ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एसीजेड के अंदर आने का बात कर रहा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हल्दिया ऑलरेडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ही पार्ट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो बिजनेस को मौका मिलता है, जो बिजनेस वहाँ पर जो भी कुछ बनाएगा, उसमें नंदीग्राम में भी काफ़ी सारा एरिया था, वहाँ पर जो भी कुछ बनेगा वो मेनली फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा, जो भी बनेगा वो फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा। दूसरा बात, उसमें क्या होगा, देश का बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करेंसी में हम लोग का डॉलर में इनकम बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, जो भी बिजनेस वहाँ पर आएगा उस बिजनेस को टैक्स में छूट मिलता है 15 साल तक, 15 ईयर्स तक टैक्स में छूट है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो 5 साल, पहला 5 साल तक तो पूरा छूट, फिर नेक्स्ट 5 साल तक 50% टैक्स में छूट प्रॉफिट का, हाँ, और फिर लास्ट 5 साल में जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट सरकार को कुछ नहीं देना है, उसको उसी में री इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाना है। मतलब जो प्रॉफिट करोगे बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सपोज मानो कि अगर नंदीग्राम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता, ऐसे कोलकाता में अभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पॉल्टा बोल की एक जगह है वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, अगर किसी को पता है तो। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लिस्ट बताऊंगा, लेकिन आज तो मैं आपको बस इसी डेट बता रहा हूँ। सपोज मानो कि ये एक जगह है, कहाँ, कोई भी एक जगह से, सपोज मानो दिस इज एरिया, इस एरिया से अगर नंदीग्राम का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बन जाता उस टाइम पे, अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को देता से मतलब सेंड करता तो वो इसको एक्सपोर्ट माना जाता। मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, एसीजेड को। मतलब ये जैसे विदेश के साथ ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर वही बिजनेस को मौका मिलता है, इसको टैक्स में छूट होता है जो बाकी बिजनेस की तरह नहीं होता, और वो बेसिकली एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है सर? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो बताओ, बिकॉज बाकी एसीजेड के बारे में मैं फिर से एक बड़ा कहानी बताऊंगा। बेसिक कहानी क्लियर है कि नहीं बता दो मुझे बस। हेलो यस सर। बाद में नंदीग्राम एसीजेड बना क्या? नहीं सर, इसी को लेके तो पॉलिटिक्स हो गया, सब अपना अपना पॉलिटिक्स खेल लिया। सेम टू सेम नंदीग्राम में हुआ। अब कोई कौन अच्छा कर रहा था बुरा कर रहा था पता नहीं, बट अल्टीमेटली तो ममता दीदी उस टाइम पे 2011 में तो होने नहीं दिया। फिर सिंगूर में भी नैनो का फैक्ट्री तो उस टाइम पे बन नहीं पाया, पता नहीं बनता तो क्या होता, आई डोंट नो, वो तो समय ही बताता। लेकिन ये भी एक एसीजेड बनने वाला था नंदीग्राम, और एक था सिंगूर का कहानी जो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। एक सिंगूर एक नंदीग्राम, ये दोनों इशू यहाँ पर तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना था। तो चलो कोई बात नहीं। अब सवाल क्या है? सवाल यही है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ट्रीटमेंट क्या होता है। ऐसे वेस्ट बंगाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफ़ी है, एसीजेड नियर वेस्ट बंगाल, देख रहे हो सर, ये आपका फॉल्टा देख रहे हो सर, एसीजेड गेट नंबर 2। हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। फॉल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये सब एसीजेड है। जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, वो सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। काफ़ी सारा है यहाँ पर भी आगे तो देखो, टीसीएस गीतांजलि पार्क, ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो सॉल्ट लेक न्यूटाउन में भी काफ़ी सारा एसीजेड है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये देखो मणिकांचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके। ये सब जो भी होता है ना, ये टीसीएस गीतांजलि पार्क जो टीसीएस का जहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअली आईटी भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और इससे कंट्री का स्पेशलिटी क्या सुविधा होता है, स्टेट क्यों देता है, स्टेट को टैक्स नहीं मिलता, बट सुविधा ये होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बिजनेस बढ़ता है, देश का रेवेन्यू बढ़ता है, और उसका भाग सभी को मिलता है, उसको स्टेट को भी मिलता है, सेंट्रल को भी मिलता है। सबसे बड़ा बात, हमारे आपके पॉकेट का पैसा जो है ना, जो करेंसी घूमता है, देश में इनकम बढ़ेगा तभी होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट बताऊंगा कि एसीजेड के कारण देश का इकोनॉमिकल इफेक्ट कितना होता है, और आपके और हमारे पॉकेट में पैसा जो आता है और जाता है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता कैसे है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल तो इतना डिटेल्स नहीं जा सकते, फिलहाल तो 10AA का हिसाब देख लेते हैं। टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स का छुट्टी फॉर यूनिट एस्टेब्लिश ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसीलिए ज्योति ने बताया देश के अंदर विदेश।
to manufacture or produce article or things or provide any service on or after 1/4/2005 in any SEZ for 15 consecutive assessment years in respect of its profit derived from the export of such article or things or export or such service including computer software, जैसे कि TCS वगैरह का मिला है. Exemptions कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसीजेड इनटू टोटल टर्नओवर ऑफ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट इन एसीजेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. प्रॉफिट जितना करेगा उसको इनटू करना है एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ऑफ एसीजेड एंड टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट इन एसीजेड. ये आपको एग्जाम क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, बस उसको आपको हिसाब करना है. 100% of such profit would be exempt in the first 5 years, याद रखिएगा. 50% in the next 5 years and in the last 5 years 50% subject to transfer to SEZ reinvestment reserve account. This is how मतलब exemption is calculated. Okay, तो यही सब था जो सेक्शंस के बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया. इनकम which do not form part of total income. बाकी और भी कुछ टोटल इनकम के पार्ट से एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है, जिसकी लेकिन उसका चर्चा सेक्शन 10 के अंदर नहीं है, उसका चर्चा करेंगे सर. कुछ ऐसा भी खर्चा है, मतलब एग्जेम्पशंस है, जैसे लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन बीइंग डिस्कस्ड इन रेस्पेक्टिव चैप्टर. कुछ सैलरी के अंदर चर्चा होगा, ठीक है, कुछ आपका कैपिटल गेन के अंदर स्पेशल चर्चा होगा, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चर्चा होगा, और कुछ आपका इनकम फ्रॉम ये हो गया इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन एसएससी टोटल इनकम, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, दैट इज एटीसी से एटीयू में भी कुछ चर्चा होगा. तो ये तो आपका ये भी इनकम पे ऐड नहीं होता, बट उसका अलग बात है. लेकिन ये जो चैप्टर था दैट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसके इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, ये तो मैंने कंप्लीट करवा दिया. अब आपको मैं अलग अलग तरह का और भी सवाल दूंगा. एग्री इनकम भी वो उसमें होगा और नॉन एग्री का भी जो एरिया है वो भी मैं कवर करूंगा. तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस को करने का कोशिश करना. उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कुछ MCQ भी दूंगा, आप उसको भी प्रैक्टिस फटाफट कर लीजिएगा. ओके सर, क्लियर की नहीं एकदम? बोलो. है दादा. है सर. ठीक है, ओके सर, चलो टाटा फिर, बाय. बाय सर. ओके चलो टाटा. রাখছি স্যার. রাখছি দাদা. রাখ, টাটা, রাখছি দাদা. রাখ.